अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूं आयशा। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूं जहां भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। माह मुबारक यानी रमज़ान का महीना बिल्कुल शुरू होने वाला है, जिसका हमें इंतज़ार था और पूरे साल हम इंतज़ार कर रहे होते हैं इस महीने का, और कोशिश यही कर रहे होते हैं, बल्कि पहले से तैयारियां घर में हो रही होती हैं यार। और जहाँ से है जान नमाज इकट्ठी करनी है, वॉश करनी है, तस्बीह इकट्ठी करनी है, बच्चों को बताना है, फलां ने कहा मैंने रोज़ा रखना है, ये करना है, तो इस तरह प्लानिंग चल रही होती है। इसके साथ साथ ख़वातीन के लिए काम बढ़ जाता है, और मैं कहती हूँ अच्छा भी है यार। रमज़ान शरीफ से पहले पहले आप जो है घर की सफाइयाँ सुथराइयाँ कर लें, फ्रिज को साफ़ कर लें, बर्तनों की अलमारियाँ साफ़ कर लें। तो ये सारे काम आजकल आयशा भी कर रही है, मैं भी यही कुछ कर रही हूँ। तो मेरी कोशिश है कि रमज़ान शरीफ में ये कुछ ना करना पड़े, और इसके अलावा जो कुछ करना है यानी कि शॉपिंग वो भी कर लो। अच्छा, मैं समझती हूँ पहले से ना लोग ज़्यादा सियाने हो गए हैं। जो मेरी बहनें हैं वो ऐसे ही करती हैं रमज़ान शरीफ से पहले, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स पे सेलें भी लग जाती हैं आपको, और यार सेल लगाने वाले ब्रांड भी समझदार होंगे, उनको पता है कि अब जो हमारी बहनें हैं ना वो पहले ख़रीदारी कर लेती हैं, तो रमज़ान शरीफ में कोई सेल लगने वाली नहीं होती। उससे पहले आप परचेजिंग भी कर लें, ईद के कपड़े शपड़े भी तैयार कर लें, और ये सारे काम निपटा लें, ताकि रमज़ान का मुबारक महीना जो रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, इसमें हम सारा फोकस इबादत पर कर सकें, दुआएं मांगे, अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें। तो सब जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यकीनन ये कर चुके होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब ख़वातीन मेरी तरह बहुत ही समझदार हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रमज़ान करीब में हम कोशिश कर रहे होते हैं लोगों की हेल्प आउट करें, जहाँ तक हो सदका खैरात देने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन बात ये है कि जो नीडी लोग हैं, जो वाकई ही मुस्तहिक हैं, उन तक आपका सदका, ज़कात या खैरात का पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। इस हवाले से हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं राना अरफान साहब। वेलकम, खुश आमदीद कहेंगे, कैसे हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आयशा कि आपने रमज़ानुल मुबारक की बात की। कोई शक नहीं, रमज़ानुल मुबारक रहमतों, बरकतों और बख्शिश का महीना है, और ये वो महीना है कि जिसका पूरा साल हम इंतज़ार करते हैं। और जब माह रमज़ान शुरू होना चाहता है तो इसके इस्तकबाल माह रमज़ान के हवाले से खुसूसी तौर पर प्रोग्रामात होते हैं, और मुल्तान में जो है मुख्तलिफ मजहबी जमातों की तरफ से जो है इस्तकबाल माह रमज़ान के हवाले से जो है तकरीबात भी शुरू हो गई हैं और प्रोग्रामात भी। और जब ये महीना एंड हो रहा होता है तो हम देख रहे होते हैं कि लोग जो है, बल्कि तमाम जितने लोग हैं अफसरदा हो रहे होते हैं, जैसे कोई ख़ास चीज़ जो नाम से जुदा होते जा रहे हैं। अच्छा, सुधरते कितने हैं ये भी हम बात करेंगे। जब हम कहते हैं कि ये तरबियत का महीना है और हमने इससे बहुत कुछ सीखना है, सीखने वाले वाकई सीखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि कितने महीने हम वो जो है ना सीखा हुआ या तरबियत के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। तो रमज़ान शरीफ का महीने का मतलब यही है, सिर्फ इबादत पर जोर नहीं है, इखलाकियात भी बहुत अहमियत रखती हैं। ठीक है, इस पर बात करते हैं, और हमारे साथ हमारे नुमाइंदा रोही मुजफ्फरगढ़ हमारे साथ हैं, आमिर डोगर हैं, इनको वेलकम कहेंगे। कैसे हैं आमिर? बहुत शुक्रिया आयशा, आपका अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आमिर, इतनी जल्दी बोलते हैं ना तो नॉन स्टॉप तो ये अब मैंने कहा मेरे भाई जरा धीमा बोल लेना, थोड़ा आहिस्ता बोलना, क्योंकि जो रिपोर्टर हजरात होते हैं तो उनकी तो आदत होती है, अब रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो बस नॉन स्टॉप शुरू हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा भी बन जाता है। बिल्कुल, हर बंदे की जो है अपनी एक फील्ड है, जैसे कि आपने बताया कि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे स्लो ही बात करूँ तो एक रिपोर्टर जो होता है बेसिकली टाइम लिमिट आपको पता है कि मिनिमम एक एज लाइफ 1.5 मिनट का होता है, मैक्सिमम 2 मिनट का होता है। तो उसी हिसाब से हमें ट्रेनिंग भी दी जाती है कि आपने कम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देनी है। हाँ। तो ट्रेनिंग में भी ये चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन इतना भी स्लो नहीं बोलना कि आपका टाइम आउट हो जाए और चीजें रह जाएं। तेज भी नहीं बोल। अच्छा, अब मुझे इसमें बड़ा इख्तलाफ होता है, बहुत सारे रिपोर्टर आते हैं ना तो रिपोर्टिंग की जाए बोल रहे क्या बोल रहे, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही यार, इतना तेजी से बोलते हैं। तो जो सुनने वाला मैं लिसनर हूँ तो मैं कहती अल्लाह मेरे भाई थोड़ा सा तो आहिस्ता बोल लेते, थोड़ा इसमें मेरा ख्याल है इस ट्रेनिंग में थोड़ी तब्दीली की जरूरत है। तुम्हें कभी लगा या नहीं लगा, फील नहीं किया तुमने? नहीं, बिल्कुल, हम खुद भी जब मतलब कि मैं भी टीवी देखता हूँ, अगर कोई रिपोर्टर बहुत तेज बोल रहा है तो मुझे भी फील होता है कि यार इसको थोड़ा सा स्लो बोलना चाहिए, लेकिन चैनल्स की डिमांड है, लोगों के पास टाइम बहुत कम है कि वही बात फिर मैं आपको रिपीट करूंगा। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि
آپ نے شارٹ ٹائم میں میکسیمم انفارمیشن اور دیکھنے والے بپر تک جب پہنچانی باہر ہے۔ دے رہے ہیں اور لوگ جو تنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھا کریں، وہ اتنے سارے رش میں کھڑے ہونا، وہاں آپ ایسا بول ہی نہیں سکتے، دھیما پن اور آرام سے، تو یہاں سے کوئی گزر رہا ہے وہاں سے کوئی رہا یار میرا بھائی ٹھہر جا، یار میرا بھائی، کیمرہ مین بیچارہ روک رہا ہے، ٹیم روک رہی ہے، یار یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، سٹارٹ میں تو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، خاص کر جلسے جلوسوں میں، میچز میں، جو کہ رش والی جگہیں ہیں، وہاں پہ آپ کو بہت کچھ سننے کو ملتا ہے۔ آپ کے بیک گراؤنڈ میں مختلف قسم کے میوزک چل رہے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو کہ آن ایئر نہیں بتائی جا سکتی، لیکن یہ سارے مسئلے، یہ سارے جتنے بھی مسائل ہیں، ہمیں یہ چیزیں ٹریننگ میں سکھائی جاتی ہیں۔ فیلڈ میں آنے سے پہلے تو ایک دو سال جو پہلے تھے اس میں تو مسئلہ ہوا، لیکن اب میرا چونکہ چوتھا سال ہے روہی میں، ماشاءاللہ، تو اب تو ان چیزوں کی خیر عادت ہو گئی ہے، اور ان چیزوں کو فیس کرنا اب ہمارے لیے شاید فیلڈ میں کام کرنا، جلسے جلوسوں میں کام کرنا، اب یہ جو ہے ایک نارمل سی چیز لگتی ہے۔ یہ بتائیں عامر، رمضان کریم آ رہا ہے، رمضان کا پیارا اور مبارک مہینہ آ رہا ہے، تو اس سلسلے میں وہاں کی انتظامیہ، مظفر گڑھ کی جو انتظامیہ ہے، انہوں نے کوئی سستے بازار وغیرہ کا انتظام کیا نہیں کیا؟ کیا سہولیات کیے ہیں، کچھ اقدامات کیے جو نظر آیا آپ کو؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں، رمضان المبارک کی بالکل آپ نے جیسے بتایا کہ آمد ہے، اس سلسلے میں مظفر گڑھ کی انتظامیہ کی بھی تیاریاں جو جاری ہیں۔ مظفر گڑھ پریس کلب کے ساتھ، جو مظفر گڑھ شہر کا بالکل سینٹر جسے ہم کہتے ہیں، کنوان چوک سے چند منٹ کے پہلے فاصلے پر ہے، وہاں ہر سال سستا بازار لگایا جاتا ہے، مگر اس بار انتظامیہ نے ایک اور چیز وہاں پر کی ہے کہ جو ریڈی بازار قائم کر دیا، سستے بازار کی بجائے ریڈی جو بان ہے، ریڈی بان جو ہے ان کو میونسپل کارپوریشن کی جانب سے باقاعدہ ان کی رجسٹریشن کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی بالکل جو ہے وہ رمضان بازار شاید اس بار نہ لگایا جائے۔ ٹھیک ہے، انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ موبائل شاپس جو ہیں اس کی جانب جو وہ غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ رمضان میں ٹریول نہیں کر سکتے نا زیادہ، تو وہ موبائل شاپس جو ہیں وہ موویبل ہوں گی، تو جن علاقوں کے لوگ سفر نہیں کرنا چاہتے تو وہ ان موبائل شاپ سے جو خریداری کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ریڈی بازار ہے اس سے بڑا انہوں نے ڈسپلن قائم کیا ہوا اس بار۔ اب بازاروں کو جو ہے اس بار رمضان المبارک سے قبل جو کھلا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں ان کو مسئلے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، یا سواری جو ہے تجاوزات والا مسئلہ بہت ہو جاتا ہے، کہاں کہاں ہر جگہ ریڑیاں ہوتی ہیں، ایک مصروف جگہ پر، ایک جہاں سے ٹریفک گزر رہی ہے، ریڑی بھائی والے بھائی کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے لوگوں کو گزرگاہ کے لیے۔ بالکل اسی مسائل کو حل کرنے کے لیے انتظامیہ نے اس بار یہ سوچا ہے کہ کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن کے ذمہ لگائے کہ آپ ایک ریڈی بازار قائم کریں اور راستوں کو کھلا کریں، اور اس کے بعد بیریئرز لگائے جا رہے ہیں مظفر گڑھ کے جو مین بازار ہیں ان کے داخلوں پر، کہ اس میں جو رکشے، کاریں اور جو دوسری ٹریفک ہے وہ یہاں پر الاؤ نہیں ہے۔ جیسے جیسے حرم گیٹ ہو گیا، لوہاری گیٹ ہو گیا، اسی طرح چھوٹی چھوٹی جگہوں پر اکثر ہوتا ہے کہ یار عوام پیدل چل رہے تھے، لیکن درمیان میں سے کہیں نہ کہیں رکشہ بھی گزر رہا ہوتا ہے، اور وہاں کرونا بھی ہے یار، یہ بھی ہے۔ دیکھیں یہ جو گلیوں والے بازار ہوتے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں کرونا گھوم رہا ہے، تو یار ایس او پیز کو وہاں کے لوگ فالو کر رہے ہیں، وہاں کچھ ایسی کوئی سختی وقتی ہے یا نہیں ہے؟ کچھ اس حوالے سے بتاؤ۔ نہیں، اس حوالے سے تو بالکل بھی لوگ نہیں فالو کر رہے، اور انتظامیہ کا کام بھی صرف لوگوں کو ایک گائیڈ کرنا ہے، اگر وہ سختی کرتے ہیں تو تاجر جو ہیں ان کے خلاف پروٹیسٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا ایک پہلے ہی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں بھی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے، اور اس کے بعد آپ پھر ایک لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں انتظامیہ کی جانب سے جتنی بھی کارروائیاں کی گئی ہیں اس کے بعد تاجر حضرات اکٹھے ہو کر ڈی سی آفس پہنچ گئے کہ ہم غریب لوگ ہیں، مطلب کہ پہلے مزید لاک ڈاؤن ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ایس او پیز کو فالو کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، ایس او پیز پر فالو کرنے کے لیے ہم لوگ دکاندار نہیں کرنا ہے نا، یہ بھی تو دیکھیں نا، دکاندار خود لگائے گا ماسک اور وہ ریسٹرکشن لگا دے گا کہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو ماسک آپ ضرور پہنیں گے، تو اس سے بھی فائدہ ہوگا، تو دکاندار بھی تو کہنے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں، یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ اگر میں آپ کو اس حوالے سے بتاؤں تو دکانداروں کی بات کی جائے یا عام شہریوں کی بات کی جائے، لوگوں نے ابھی تک کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے اس کو سیریسلی ابھی تک لیا ہی نہیں ہے۔ شہریوں سے جب ہماری اس سلسلے میں بات ہوئی، 3-4 پیکیجز بنائے ہیں میں نے پچھلے ہفتے ہی، تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یار آپ کس چیز پہ انٹرویو کرنے آ گئے، کرونا ہے ہی نہیں ان کی نظر میں، تو بازاروں میں رش بالکل ویسے ہی ہے، کنجسٹڈ سے بازار ہے، مظفر گڑھ شہر اتنا بڑا نہیں ہے، اس کے بازار بھی بہت لمیٹڈ ہیں، 8 سے 10 بازار ہیں، وہ بہت کنجسٹڈ ہیں، تو اس حوالے سے پورے ضلع سے لوگ آتے ہیں، 45 لاکھ کے قریب سے 45 لاکھ سے زیادہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مظفر گڑھ کی آبادی ہے، تو بازار صرف 8 ہی ہیں مظفر گڑھ کے، 8 ہوں گے یا 10 ہوں گے،
تو وہ پورے ضلع سے جب لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں تو SOPs پر عمل درآمد کروانا انتظامیہ کے لیے بھی مشکل ہے اور لوگ خود بھی اس پہ عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا یوٹیلٹی اسٹورز کے حوالے سے جانتے ہیں اس مرتبہ آپ نے وزٹ کیا کیونکہ بہت ساری چیزیں نایاب ہوتی ہیں، ہوتی ہی نہیں ہے، کہا جاتا ہے آٹا ہے، چینی ہے، گھی ہے، تو اکثر چیزیں ہوتی نہیں. کیا وزٹ دیکھا آپ نے؟ اس حوالے سے بھی 4 پیکیجز بنا چکا ہوں میں پچھلے 1 مہینے کے دوران. اب تک مظفر گڑھ میں یوٹیلیٹی اسٹور جو ہیں وہ شہر کی حدود میں صرف 5 ہیں. ٹھیک ہے. 5 کے 5 پہ ایک ہی مسئلہ ہے کہ چینی نہیں ہے، غائب ہے، چینی غائب ہے، اور آٹا مل رہا ہے لیکن اس کے لیے لوگ جو ہیں ان کو لمبی لائنوں میں رمضان شریف میں سب سے زیادہ استعمال ہم چینی کا کرتے، شربت پی رہے ہوتے ہیں، لسیاں پی رہے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اس حوالے سے لوگ جو ہیں وہ لمبی لائنوں میں لگے ہوتے ہیں. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ کرونا SOPs پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اب ظاہری بات ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں آٹا اور چینی جو کہ بیسک نیڈ ہے کسی بھی شہری کی. اور رمضان میں آپ نے جیسے خود ہی آپ نے بتا دیا کہ چینی کا استعمال مشروبات میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اب ڈپٹی کمشنر کی جانب سے اس کا حل یہ نکالا گیا کہ مظفر گڑھ کی جو شوگر ملز ہیں مظفر گڑھ میں جو آپ کو پتہ ہے ان کے سیل پوائنٹس بنائے گئے ہیں کنوان چوک پہ، تھل چوک پہ، اور اس کے علاوہ ایک اندرون شہر میں. وہاں پہ انہوں نے اس کا ریٹ مقرر کیا ہے 80 روپے فی کلو. مطلب کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے ساتھ انہوں نے سیلز پوائنٹس کو بھی اٹیچ کر دیا تاکہ سٹورز پہ برڈن کم ہو اور رش کم ہو، اور یہ جو سیل پوائنٹس بنائے گئے ہیں ان سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے. ٹھیک ہے نا. دکان پہ وہ 100 کچھ میں مل رہی ہے تو چینی اور یہاں 80 میں مل رہی ہے. دیکھیں لوگوں کو فائدہ دینے کی بات ہے. رمضان میں یہ جو پیکیجز بنائے جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، یوٹیلیٹی اسٹور جو ہے اس کا بنانے کا مقصد بھی یہی ہے نا، لوگوں کو ریلیف دینا کہ ان کو سستے چیزیں سستے پیکیجز پہ مل جائیں. اور جب بازار سے لینی ہے تو آپ دیکھیں آئل کتنا مہنگا ہے، ہر چیز مہنگی ہے یار. یہ ساری چیزیں استعمال ہونے والی ہیں تو آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. بات کرتے ہیں رانا صاحب سے، کیا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں؟ ہمارے لیے ایک مبارک مہینہ آ گیا، ہم کہتے بھی ہیں، کہتے ہیں صدقے کریں، خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، ہر کام کریں، نیکی کمائیں. یہاں کیوں نہیں سوچتے کہ یہاں یہ بھی نیکی ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے؟ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرے کے اندر ہے کلچر ہمارا بن گیا ہے کہ ہم نے ذخیرہ اندوزی کرنی ہے. ہاں ٹھیک ہے، ذخیرہ اندوزی کی طرف ہم بہت زیادہ چلے گئے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم عبادت بھی کریں گے، ہم روزے بھی رکھیں گے، اور مطلب ہر کام کریں گے، ہم صدقہ زکوٰۃ خیرات بھی دیتے ہیں. لیکن جو عمل ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر، اگر میں تاجر ہوں تو میں نے بڑی تعداد کے اندر جو ہے نا چینی کا اگر میں بزنس کرتا ہوں تو چینی میں نے جو اسٹاک کر لے گی. حتیٰ کہ آپ چلے جائیں عائشہ کپڑے کے تاجروں کے پاس جو کپڑے کا بزنس کرتا ہے ان کو پتہ بھی اب یہ گرمی آنے والی اور یہ لون کے کپڑے بکیں گے، وہ 6 مہینے پہلے ہی اس کا اسٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں جو ہے اس بات کی پرواہ کرنی چاہیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. کہ جب عمل نہیں ہوگا تو پھر ہماری کسی عبادت کا میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں وہ فائدہ حاصل نہ ہو سکے جو ہم کرنے چاہ رہے ہیں. ماہ رمضان المبارک شروع ہوا چاہتا ہے مطلب انشاءاللہ جلدی، تو اس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں. اور ماہ رمضان شروع ہونے سے قبل آپ دیکھیں گی کہ ملتان شہر کے مختلف علاقوں میں، آپ بوسن روڈ چل جائیں، نواب پور روڈ چل جائیں، یہاں بڑی تعداد میں جو خانہ بدوش ہے مختلف شہروں سے آگے وہ ملتان آگے شفٹ ہو گئے ہوں گے. بھکاری مافیا رمضان میں سرگرم ہو جاتے ہیں. آپ کو یہ بتا دوں، آپ کسی چوراہے پہ چلے جائیں، کسی شاپ پر چلے جائیں، کسی بازار میں چلے جائیں تو آپ کے لیے 1 منٹ بھی وہاں کھڑا ہونا محال ہو جاتا ہے. میرے ساتھ ایسا ہی ہوا. کل میں جب گئی رات کو اپنے بیبی کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ اس کو آئس کریم کھلانے، تو ہوا یہ کہ ایک جو ہے خواجہ سرا آ گیا اور ٹھک 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 ٹھک، اور میں نے جو میرے پرس میں تھا میں نے نکالا اور میں نے 20 روپے دیے. تو کہتے ہیں نہیں، آج تک میں تیرے کو 100 روپیہ لیواں گی اور میں دعا دوں گی، نہیں تو پھر تو آپ جانتے ہیں یار پھر تو میں بدعا دوں گی. تو بندہ ڈر جاتا ہے یار، کیا وے ہے یہ لینے کا. جو بندہ خوشی سے دے رہا ہے وہی لے لو یار، وہ بہتر نہیں ہے. اچھا عائشہ، یہ ملتان میں گزشتہ 3 یا 4 سال سے ایسا ہو رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں. اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ جتنے ہمارے ساؤتھ پنجاب کے لوگ تھے جدھر پیشہ ورانہ بھکاری تھے، یہ سارے موو کرتے تھے اسلام آباد اور کراچی. گزشتہ 3-4 سال سے جو ہے نا اسلام آباد میں ان کے ساتھ بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا، اور جتنے بھی بھکاری تھے انہوں نے کہا جی خصوصی طور پر ماہ رمضان میں جو موو کرتے ہیں ان کو اریسٹ کر کے، یا سوشل ویلفیئر نے کچھ ادارے بنائے تھے ان میں ان کو رکھ دیا جائے، قید کر دیا جائے، اور کھانا پینا رہائش ان کو دے کے اور عید کے بعد ان کو چھوڑا جائے گا. تو جب انہوں نے دیکھا بھی کراچی کے اندر بھی یہ صورتحال نہیں چلی، اور اس کے بعد اسلام آباد کے اندر یہ بہت زیادہ ہوا اس طرح کے گزشتہ 2-3 سالوں، تو پھر انہوں نے پنجاب کا رخ کیا، ملتان کا خصوصی طور پر.
अभी मैं कल इस वाले से कुछ सर्वे करके आया हूँ, आप बंद बोस्टन की तरफ चल जाएं, आप नवाबपुर रोड की तरफ, खानेवाल रोड की तरफ, इसी तरह शेरशाह की तरफ, जो खुले एरिया मैदान थे, इन्होंने वहाँ पे आगे जो अपनी जो है ना वो चीज़ें सेट कर ली हैं और मार्केटों का विजिट कर लिया। अच्छा, इनकी भी एक बहुत बड़ी कहानी होती है, ये मार्केटें जो है ना डिसाइड करते हैं कि जो बाप जो है वो शेरशाह के इलाके में जाएगा, बेटा भोर गेट में जाएगा, सेकंड जो है ना वो लारी अड्डे के ऊपर जाएगा, वहाँ आने और किसी को आने नहीं देंगे, ये और किसी को नहीं। और इसके अलावा अब जो है ये मसाजिद के अंदर चले गए हैं, मसाजिद के बाहर जाके जो ना ये इन्होंने अपने मतलब पॉइंट बनाए हुए हैं। अब इस साल एक और काम हो गया है, पहले ये जो है ना डोर टू डोर नहीं जाते थे, पिछले साल से ये जो ना वन डोर जाके ना दरवाजा लॉक करके और मतलब कोई खवातीन है ये है। अच्छा, इस तरह के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी, क्रिमिनल लोग भी एक्टिव हो गए हैं, मतलब जो अकेली खवातीन या बच्चों को घर में देख के ना उनसे कुछ सामान उठा लिया या कोई बर्तन सामने हाथ आ गए, तो इस तरह की चीजें भी सूरत हाल है। अच्छा, हमें यही होता है, रमजान शरीफ शुरू होता है तो हमारे घर में कहते हैं गेट को बंद रखना, गेट को बंद रखना, क्योंकि झुंड का झुंड अंदर आ जाता है और आपको समझ नहीं आता है घरेलू खातून को कि कैसे इसको हैंडल करना है। यही सूरत हाल है। बल्कि अब तो इन्होंने बच्चे जो है ना, छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वो 8-8, 10-10 बच्चे जो है ना वो घरों के अंदर मुंह जाके मुँह कर रहे हैं। अच्छा, फिर इनका लेने का भी एक तरीका है, ये बिल्कुल इकट्ठे नहीं होते, बात हो ये लाइन में होंगे, आपके पास एक है, आपको मिल गया तो इसने दूसरे को साइन कर दिया भी हाँ इससे पैसे मिले, और दूसरा तीसरा पूरी फौज इनके पास जो तो किया क्या जा सकता है। बात यह है कि यार अगर हम इस भिखारी माफिया को कम करना चाहते हैं या खत्म तो यार ये हो नहीं सकती है, तो कैसे इससे बचा जा सकता है। मैं ये कहूँगी, एक तो हुकूमती सतह के ऊपर जिस तरह कराची और इस्लामाबाद में ऑपरेशन किया गया, खास तौर पर सिर्फ इसके माह रमजान के महीने के अंदर, और बड़े इसमें फ़वाइद आए आपको नहीं नजर आएंगे, तो हमें पंजाब में भी कवानीन हैं। पिछले साल भी मुल्तान के अंदर ये ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन पता नहीं किस वजह से वो मुकम्मल नहीं हो सका, कि जो उसके आर्डर थे कि जिस तरीके से करना था वैसे नहीं कर पाया और वैसे लोग फिर रहे। हमें उसी सतह के ऊपर पंजाब में भी करना होगा कि जो लोग ये इस किस्म के भिखारी हैं और पेशावर हैं, इनके खिलाफ हुकूमती सतह पर काम किया जाए। दूसरी, हमें अपने सतह पे भी जब हम सदका ज़कात खैरात देते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि जो ये मुस्तहिक हैं और वो मुस्तहिक जो घर से बाहर नहीं निकलते, आपकी गली में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खामोशी से पानी पीकर या मतलब किसी न किसी तरह गुजारा करके वो अपना टाइम पास कर रहे हैं, सफेद पोश लोग हैं, ठीक है। और आपको यकीनन अपनी फैमिली में, अपनी बिरादरी में, अजीज़ों कार में पता होगा, आप खामोशी से जाएं, उनकी जाके मदद करें, बजाय कि आप इन पेशा वराना जो भिखारी हैं इनको आप खैरात करें। ये एक एक घर जाके सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितने इकट्ठे कर लेते होंगे, और इन्होंने सारी जिंदगी हो गया पैसे इकट्ठे करते, लेकिन आज भी ये उसी झोपड़ियों में जाके रहेंगे। अब भी इनके बच्चे उसी तरह होंगे। इनके बैंक बैलेंस निकलते हैं। कितनी न्यूज देखते हैं हम लोग कि जब पता चलता है यार फलां भिखारी वो याद है जख्मी भी हुआ तो उसके जेबों में से पता नहीं कितने लाख निकल आए यार, किसी का बैंक में निकल आया अकाउंट। तो ये तो माशाल्लाह अच्छे खासे तगड़े होते हैं, कमा कर हर एक से मांग रहे होते हैं। और देखिए इतना तो आम बंदे के पास नहीं होता जब इनके से निकलते हैं, लेकिन इन्होंने रूटीन लाइफ वही बनाई है क्योंकि ये प्रोफेशन है इनका। इनके अखराजात भी नहीं ना, हाँ, कपड़े इन्होंने नहीं पहनने, और जिस तरह ये पैसे मांग के लेकर आते इसी तरह ये खाना भी मांग के लेके आते हैं। अच्छा, इन्होंने मकान में इन्होंने रहना, उसी झोपड़ी के अंदर रहना है, तो इनके तो सिर्फ बचत ही बचत है ना। हाँ, ठीक है। हमने यहाँ पे कम से कम इस माह रमजान में हमें इस बात का जो है ना सोचना चाहिए कि हमने जो मदद करनी है, हमने सफेद पोश लोगों की मदद करनी है। और इस तरह बहुत सारे ऐसे इदारे हैं हमारे मुल्तान के अंदर काम कर रहे हैं, रफाई काम कर रहे हैं, मजदूर अफराद के लिए काम कर रहे हैं, नाबीना अफराद के लिए लोग काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे इदारे आप देखें कि कोई इदारा अगर अच्छा काम कर रहा है, उनको जरूरत है कि मतलब आपको दिल पे भाता है कि अच्छा काम है, चैरिटी करें उनके साथ। ठीक, बिल्कुल। हमारे साथ आमिर है, आमिर से हम बात करते हैं, मुजफ्फरगढ़ की सूरत हाल के हवाले से जानते हैं कुछ। जैसे यहाँ ये सिचुएशन है, हम बात कर रहे थे भिखारी माफिया की, तो वहाँ भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है, क्या है कुछ बताओ हमें। हाँ, मुझे लगता है कि मुल्तान की निस्बत मुजफ्फरगढ़ में जो है वो भिखारी माफिया डबल है। हाँ। इस वक्त ज्यादा उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि वहाँ पर कम से इन भिखारियों की जो भरमार है, और जैसे रमजान की आमद है तो अब अभी से वो आपको नजर आना शुरू हो गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में इसका सबसे बड़ा मसला एक ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पूरे जिले में अभी तक नहीं है। तो इस हवाले से कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे, और इनके बाकायदा गिरोह हैं। जैसे आपने पहले भी बताया कि भाई मुल्तान में मुख्तलिफ इलाकों में इन्होंने अपने डेरे जमाए हुए, और मुजफ्फरगढ़ के भी मुख्तलिफ इलाके ऐसे, खासकर मुल्तान रोड के अतराफ में इन्होंने अपनी झोंपड़ियाँ लगाई हुई हैं, और ये
खानाबदोश लोग भी होते हैं, और इसके अलावा ये एक प्रोफेशन बनता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, वहाँ के ज़राई इंतजाम भी अपनी तरफ से कोई ऐसे इकदाम नहीं उठाते, इनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन कुछ भी नहीं करते? नहीं, अभी तक इस हवाले से कोई इनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं किया गया, क्योंकि उसकी बेसिक वजह ये है कि मुजफ्फरगढ़ में जो भिखारी जो मतलब कि नजर आते हैं शहर में, या तो वो कमसिन बच्चे हैं, 70 से 75%, या वो बूढ़ी औरतें हैं। ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि फिर अगर मतलब कि इंतजामिया की जानिब से ये कहा जाता है कि चलो यार छोड़ो, यार, बच्चे हैं तो यार, औरत है यार, इसको क्या करना, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें। अगर देखे जाए, अगर हम देखते हैं इखलाकी तौर पर, यार हमारे बच्चे भिखारी बन रहे हैं, यार कितनी गलत बात है। ये पेरेंट्स को तो एहसास नहीं, क्योंकि उनका प्रोफेशन था, शायद वो भी अपने बचपन को उन्होंने ऐसे ही देखा। और अक्सर आप देखें रोड पे, यहाँ हमारे कैंट साइड पर आ जाए तो हमारे ऑफिस के बाहर जो है एक खातून बैठती है, और मैंने पहले भी बताया था, पहले एक बच्चा था, अब 2 बच्चे हो गए, अब वहाँ सुबह सुबह जब हम आ रहे होते तो बैठी होती हैं। तो ये यार चीज़ें चल रही हैं, वो कहते हैं ना खानदान में चल रही हैं, पहले बाप था, फिर माँ, फिर बच्चे, तो फिर आगे ये तो चीज़ बढ़ती रहती है ना। बिल्कुल ऐसे ही आपने बिल्कुल सही बात की कि इखलाकी तौर पे भी भीख मांगना जो वो जायज़ नहीं है, और इस्लाम में भी ये कहा गया है कि आप मेहनत करें, मेहनत करके आप रोज़ी कमाएं। लेकिन एक ये प्रोफेशन बनता जा रहा है। इस हवाले से अगर हम इसको मजीद बड़े शहरों में देखते हैं, जैसे लाहौर है, कराची है, वहाँ पे बाकायदा इनके गिरोह हैं, गिरोह बने हुए हैं। उसमें माफिया जो है इसके पीछे नजर आता है कि उनकी जानिब से जो ऐसे बच्चा कोई नजर आया, मतलब कि जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो कहीं से बच्चा अगवा कर लिया, तो उनसे बाकायदा भीख मंगवाई जाती है। एक कुछ लोग हैं शौक से मांगते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनसे ये बच्चों वाली साइड पे अगर हम देखें, तो ये जो छोटे भीख मांगने वाले बच्चे नजर आते हैं, अगर इसके कोई बैकग्राउंड में जाया जाए, और फिर आपकी वाली बात मैं कोट करूंगा कि हमें डर भी लगता है इनसे ना, कि उसने 100 रुपये मांगा तो हमने उसको 20 दे दिए या 10 दे दिए, उसने कहा जी नहीं मैंने तो 100 ही लेना, फिर वो बददुआएं देना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ से भी डर लगता है। फिर एक बंदा कहता है कि यार नहीं यार चलो दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आखिर कब तक। और हमें ये भी देखना चाहिए, जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो इस हवाले से बाकायदा हमारी प्रेजेंटेशन हुआ करती थी, और बाज़ NGOs पे पाबंदी भी लगी इस वजह से कि आप चेक करें कि आपका पैसा कहीं गलत वे में यूज तो नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जो मुल्क के हालात रहे हैं पिछले 8 से 10 साल में, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि सारी सिचुएशन ठीक हो गई है, मगर उससे अगर पीछे आप चले जाएं तो ये पैसा जो है वो मिसयूज भी होता है आपका। और बाज जो है ये भीख मांगने वाले अपराध नशे की आदी होते हैं, तो उसमें भी फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने उन्हें पैसा दिया है तो उसने या तो वो पैसा नशे में इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा क्या होता है वो मैं बताऊंगी आपको, कि जब हम रमज़ान पैकेजेस की बात करते हैं, जब रमज़ान में बहुत सारे लोग चैरिटी कर रहे होते हैं, सदका दे रहे होते हैं, खैरात दे रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसे लोगों के हाथों में चली जाती हैं जो जाकर आगे शॉप पर बेच रहे होते हैं। जैसे कि आप दे रहे होते हैं कि यार राशन दे दो इनको, तो राशन कहाँ बिकते हैं, वो दुकानों पे बिक रहे होते हैं। इससे हम मज़ीद बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और वक्फे से पहले बात हो रही थी कि जो भिखारी माफिया है वो रमज़ान शरीफ में सरगर्म हो जाते हैं, और जो हकदार हैं वो बेचारे वैसे के वैसे रह जाते हैं। राशन की तकसीम के हवाले से बात कर रही थी मैं, कि बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं कि आटा तकसीम करना है हमने, या राशन तकसीम करना है, और घर के बाद लंबी लाइनें लगी होती हैं। या बहुत सारे हमारे यहाँ के जो सियासी लोग हैं वो भी कह रहे होते हैं कि हम अपने इलाके के लोग जो गरीब हैं उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि असल हकदार कहीं बैठा होता है और वही चीज़ें शॉप पर जाकर बिक रही होती हैं। और पिछले साल ऐसा ही हुआ था, कोविड था, लोग बेचारे कमा नहीं रहे थे, और जो हमारे ये जो भिखारी माफिया हैं वो सरगर्म थे। क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, गुज़श्ता 2 सालों से जो ना सिविल सोसाइटी ने एक थोड़ा सा कैंपेन शुरू की थी कि सेफ चैरिटी, कि आपने जो हक है हकदार तक देना है, महफूज आपने अतिया जो ना महफूज हाथों में देना है। माजी के अंदर ऐसा हुआ कि बहुत सारी जो चीज़ें जो है ना वो दहशतगर्दी की तंजीमें थी, जो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस थी उनके साथ, उनमें इस्तेमाल होने के कुछ शवाहिद मिले थे। उसके बाद मुल्तान समेत साउथ पंजाब में बड़ी मजबूत कैंपेन चली थी, और ये जो कैंपेन चलाई थी ये निचली सतह से लेकर और ऊपर सतह तक अगर बात करें हम सनतकारों से मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई, उनको बताया गया कि यार आपने सेफ चैरिटी जो आपकी एहतियात हैं आप देते हैं, किस तरह देते हैं। आम आदमी की जो चैरिटी होती है वो 10 रुपये 20 रुपये या फिर माह रमज़ान में वो ज़कात होती है, लेकिन जो सनतकार हैं इनकी लाखों की तादाद के अंदर जो है ना वो पैसे वो लोगों को चैरिटी कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके हवाले से बड़े अच्छे नतीजे आए थे, और अब हम देखते हैं इस साल भी हमने कैंपेन देखी है थोड़ी सी, जो
पिछला हमारा फॉलोअप था वो देखा कि अभी लोग किसी से पूछते हैं, अगर किसी को 10-20 रुपए देने तो शायद कोई इतनी अहमियत ना हो, जब बड़ी किसी को चैरिटी देनी है तो लाजमी उसकी तहकीक करते हैं भाई ये जो इदारा है ये खसूसी अफराद के लिए है या कोई मदारिस है या कोई और चीज़ है, तो वो मतलब वाकई ही सही तरीके से काम कर रहा दे रहा है। अब हम बात कर रहे थे बेकारियों की। हमारे पास ना 2-3 किस्म के यहाँ ऑप्शंस है बेकारियों के। एक तो आपने देखा होगा छोटी सी रेडी और ट्राली के अंदर माजूर बच्चा जो ना वो आप लेकर आएगा। इसके हवाले से भी जो हमने रिसर्च किया वो माजूर जो बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। ठीक है, इनको पता होता है कि यार किस फैमिली में बच्चा जो है ना पैदाइशी तौर पर ना वो इस कंडीशन में हुआ है, तो उनसे ये ले लेते हैं या उससे बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं जो, और उससे सारी जिंदगी जो ना वो मतलब भीख मंगवाते या कुछ को अपाहज बना दिया जाता है क्योंकि अपना बच्चा तो होता नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो इस हवाले से हमारे जो है ना माशरे के अंदर मुल्तान में अब तक आप जिस भी इलाके में चल जाएं, किस कारोबारी सरगर्मियों का जो इलाका है वहाँ पे आपको ये बच्चे नजर आएंगे इस तरीके से। या कुछ के हाथ में वो कलरिंग बुक है, बाजी ले लें, ये नया तरीका, ये एक नया तरीका है। अच्छा भाई क्या करेंगे हम, मैंने कहा मेरे साथ बच्चा नहीं है, नहीं बाजी आप ले लें, तो मैंने कहा मैंने तो कलरिंग नहीं करनी। अच्छा बाजी रोटी खानी है, मेरी बहन बैठी है, भाई बैठे, अब्बा है, अम्मा है, वो कहते हैं अब्बा किधर गया है, अब्बा नहीं कमा रहा, तो वो तो पहले ही तो कहता है अब्बा है, फिर कहते हैं वो मर गया। अच्छा अब ना ये ऐसा शक्ल तब्दील होती जा रही है। एक भिखारियों की नस्ल तो हमने वो देख ली जो वाकई भिखारी शक्ल से नहीं भी तो बने हुए वो भिखारी। अब सेकंड ये सफेद पोश हो गए, बुजुर्ग होंगे, टोपी पहनी होगी, हाथ में तस्वीर होगी, इस्त्री के लिए कहीं खड़े होंगे और बड़े एहतराम के साथ आके वो सलाम करेंगे, अदाब के साथ मिलेंगे आपको और फिर वो अपनी जो है ना वो फरमाइश जो भी चीज़ है वो आपके सामने पेश करेंगे। इस तरह के व्यू। अच्छा इसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, वो मुख्तलिफ बुक्स, तस्बीह और या मजहबी बुक्स जो है ना वो आपको सेल करेंगे। बाजी ले लें। इससे आगे एक और स्टेप अब मुल्तान में गुज़श्ता कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एक बापर्दा खातून अपने 2 बच्चियों को यूनिफॉर्म पहनाई और बुक्स की जो बैग है उसके पीछे शोल्डर में लगे वो बैग खामोश तरीके से खड़ी होगी और वो आते जाते लोगों को और हाथ में एक पम्फलेट सा बनाया होगा, मैं एक मदद करे, मैं एक मजबूर औरत हूँ, मैं बेवा औरत हूँ, तो ये सब कुछ है। यानी तरीके चेंज होते जा रहे हैं, मांगने वाले वही हैं। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आप इस रमज़ान करीम में किस तरह लोगों की हेल्प आउट कर रहे हैं, क्या प्लान की है आपने? हमें ऐसा इस हवाले से सबसे पहले तो हम कर रहे हैं जो खसूसी बच्चे हैं, नाबीना बच्चे हैं, हम मोहम्मद बिन कासिम ब्लैंड वेलफेयर कम्प्लेक्स है चौक हमारा पर। इस बार तो हम उन लोगों को उन बच्चों के लिए गिफ्टिंग कर रहे हैं, खसूसी तौर पर जो बच्चियाँ हैं उसकी, तो उनके लिए हमारे जो सोशल सेक्टर की खवातीन है वो मेहंदी की मतलब कोई एक्टिविटी करना चाह रही हैं। और यानी ये आगे जाकर रमजान शरीफ के बाद जब ईद आनी तो ये खुशियाँ जो है सेलिब्रेट करने का सोचा जा रहा है कि इस तरह हेल्प आउट करेंगे। ये बच्चे ना ईद से पहले अपने घरों को बच्चियाँ चली जाती हैं। ये 15-20 रमजान के हम लगभग ये चीजें कर लेते हैं ताकि उनको मतलब जो गिफ्टिंग है, चूड़ियों की गिफ्टिंग है, इस तरह की। और उस सेंटर में एक और ये होता है कि वो छोटे छोटे बच्चे मासूम, उनको शौक होता है रोजा रखने का और वो अपने इदारे के सरबराह की जो परमिशन से जो है ना वो रोजा रखना, तो हमारी कोशिश होती है उन बच्चों की रोजा को शाही कराया जाए, उनको गिफ्ट दिया जाए। एक तो ये है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी सिविल सोसाइटी के अंदर, हमें मालूम है कि हमारी सोसाइटी के अंदर खुसूसी तौर पर हम बात कर रहे हैं ख्वाजा सराओं की। इस साल हमारा ये है कि हम ख्वाजा सराओं के साथ जो मतलब कुछ ना कुछ करें, उनकी हेल्प करें, राशन की सूरत के अंदर करें या फिर उनके जो कपड़ों के हवाले से करें या कुछ नकद रकम। वजह यह है कि गुज़श्ता कई सालों से ख्वाजा सराओं की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है, क्योंकि माजी में मेले लगते थे और इनके फंक्शन होते थे, इनकी अच्छी जो है ना इनकम होती थी। अब वो सारा सिलसिला ख़त्म हो गया। अब इस वजह से ये जो है फुटपाथ के ऊपर, सिग्नल्स के ऊपर जो ना भीख मांगने के ऊपर आ गए और इनमें बहुत सारी अब भी ऐसी कैटेगरी मौजूद है जो भीख नहीं मांगती। ठीक है, मुजफ्फरगढ़ की बात करते भाई बैठे हैं डोगर साहब, तो वो शाना शानी वो कभी आपको किसी फुटपाथ में नजर नहीं आएगी। इस तरह मुल्तान में भी बहुत सारे ऐसे फेस हैं ख्वाजा सराओं के, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो नहीं नजर आते, अपने घर बैठे हुए हैं। तो हमने उनकी लिस्टें बना रहे हैं, हम उनके साथ जाके एक्टिविटी करेंगे और उनके साथ जाके जो उनकी मदद कर सकते हैं, बल्कि बहुत सारे दोस्तों को भी हम अपील किया कि वो भी अगर कोई इनके साथ मदद कर सकते हैं तो वो मदद करें। फिर हमारे पास यहाँ पे ओल्ड एज हाउस है मुल्तान में सोशल वेलफेयर के अंडर, नो डाउट बड़ा अच्छा काम हो रहा है वहाँ पर, उनको खाने पीने की सहूलतें हैं, लेकिन जो मजीद उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, शायद कपड़े हैं, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो गवर्नमेंट प्रोवाइड उस तरीके से नहीं करती। तो हम ये चाह रहे हैं कि ईद सेलिब्रेशन जो है ना ओल्ड एज हाउस में करें और ताकि उनको भी एहसास ना हो कि उनकी फैमिली उनके साथ नहीं है, बल्कि सिविल सोसाइटी तमाम लोग बैठ के जो है ना
करेंगे। और हमने अपने दोस्तों को कहा कि आप इस ईद पर सिर्फ 2 घंटे अपने बच्चों से निकाल कर इन लोगों के लिए निकालिएगा जिनके कोई नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है, जिनके बच्चे छोड़ गए हैं, जिनके बच्चे छोड़ गए हैं पड़े, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पेरेंट्स को क्योंकि बूढ़े हो गए हैं रख नहीं पाते, हम रख नहीं सकते। और ये इस पर मैं बहुत अफसरदा हो जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि यार कैसी औलाद है, हमारी भी औलादें हैं, क्या हमारे साथ ऐसा होगा? हम क्या नहीं करते अपने बच्चों के लिए, कितना सर्वाइव करते हैं लाइफ में, क्या नहीं देते इनको, और एंड में जाकर ओल्ड हाउस में जाकर फेंक आती है ये औलाद। तो कुछ नहीं कहा जा सकता इनके लिए, बस दुआ ही की जा सकती है। एक बुजुर्ग से मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा जी आपका कोई नहीं है? उसने चंद सेकंड खामोश रहने के बाद कहा पुत्र सारे ने, लेकिन मेरे को कोई नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कितना अफसोस होता है। अच्छा जी, बात करते हैं हम जनाब बिल्कुल आमिर से जानते हैं मुजफ्फरगढ़ की हालत, और ये बताएं कि सीएम साहब ने बहुत सारे वादे किए और कुछ अलीपुर रोड के हवाले से है, कुछ यूनिवर्सिटी के हवाले से है, तो बताइए कुछ वादे पूरे हुए या नहीं हुए? वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। इस हवाले से मुजफ्फरगढ़ में एक बाकायदा कैंपेन चल रही है और सोशल मीडिया पे कि मुजफ्फरगढ़ को यूनिवर्सिटी दो। उसकी बेसिक वजह ये है कि 2020 में सीएम साहब ने मुजफ्फरगढ़ का विजिट किया था फर्स्ट टाइम। वो पहला और आखिरी दौरा था उनका मुजफ्फरगढ़ का, तो उसके बाद अब वो रिसेंटली आए हैं, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए हॉस्पिटल का विजिट किया उन्होंने, फिर वहाँ से वो चले गए हैं। तो उन्होंने अपने दौरे के दौरान एक वादा किया था कि मुजफ्फरगढ़ को यूनिवर्सिटी दी जाएगी। ठीक है। और आने वाले बजट में जो मुजफ्फरगढ़ का सबसे बड़ा मसला है अलीपुर मुजफ्फरगढ़ रोड, इसको डबल किया जाएगा। ठीक है। रेस्क्यू की रिपोर्ट के मुताबिक अलीपुर मुजफ्फरगढ़ रोड पर रोजाना हर 3 में से 1 हादसे में एक बंदे की डेथ हो जाती है, और सालाना शरह जो है वो इससे कहीं ज्यादा है। ठीक है। सिर्फ अलीपुर रोड पर एक ये तकरीबन 90 से 100 किलोमीटर का ये रोड है जिससे पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक गुजरती है। कराची से कनेक्ट करने वाला साउथ पंजाब को ये वो वाहिद रोड है। ठीक है। तो इस पे अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, तो इस पे हादसा वैसे ही हो रहे हैं। और दूसरा मुजफ्फरगढ़ के सिविल सोसाइटी हो, वुकला हो, सहाफ़ी हो, और इसके अलावा यहाँ तक कि ख्वाजा सराबी, सब मिलकर ये कैंपेन चला रहे हैं कि मुजफ्फरगढ़ को यूनिवर्सिटी दी जाए। ठीक है, वो तो बहुत जरूरी है। कहाँ जाएंगे स्टूडेंट? वो जरूरी इस हवाले से है कि मुजफ्फरगढ़ की आबादी 45 लाख से अबव है इस वक्त, और एक अंदाजे के मुताबिक के 50 लाख को अब टच कर चुकी है। और मुजफ्फरगढ़ को जो है वो यूनिवर्सिटी की इस वक्त इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मुजफ्फरगढ़ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे आपके पास मुल्तान में BZU आ रहे हैं या दीगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आ रहे हैं, या फिर वो लाहौर वाली साइड पे जाते हैं, तो उनके लिए सर्वाइव करना या रहना मुश्किल है और खर्चे नहीं बर्दाश्त कर सकते, या फिर लोग बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे ना यार। हायर एजुकेशन जो है ये भी बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चियों के लिए। तो आगे कैसे बढ़ेंगे जब यूनिवर्सिटी नहीं होगी आपके ज़िले में? बिल्कुल। साबिक डिप्टी कमिश्नर जो थे मुजफ्फरगढ़ के डॉक्टर एहतशाम अनवर, इस वक्त वो आपके पास मुल्तान में ही तैनात है। साउथ पंजाब के सेक्रेटरी हैं वो एजुकेशन के, तो उन्होंने इस हवाले से काफ़ी एफर्ट की, लेकिन उनके जाने के बाद क्योंकि डिप्टी कमिश्नर चेंज हो गए और इसके अलावा ये काम फिर एक जानिब से रुक सा गया, एक तरह से रुक सा गया। उन्होंने यहाँ तक कि ज़मीन भी बाकायदा तौर पर इसके लिए आइडेंटिफाई कर ली थी, प्रपोजल भी भेज दिया था HEC को, तो उसके बाद भी अभी तक काम नहीं हुआ। इस वक्त मुजफ्फरगढ़ में सिर्फ 2 ही मुतालबे हैं शहरियों के। सिटी में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, रोड्स की तामीरो मुरम्मत, इस हवाले से बाकायदा जो मौजूदा डिप्टी कमिश्नर हैं वो शहर की तज़ीन और इस पे फोकस है उनका। लेकिन जो बड़ा और मेन मुतालबा है ये 2 मुजफ्फरगढ़ के, तकरीबन 2008 के बाद अभी तक 2021 आ गया, अलीपुर रोड की तामीर जो है वो नहीं हो सकी। अब जो सिंगल रोड है वो भी टूटता जा रहा है वहाँ से। इस हवाले से सोशल मीडिया पे काफी मजाक भी उड़ाया जाता है इस रोड का, तंज भी किया जाता है, हुक्मरानों को भी कहा जाता है। 6 MNA है मुजफ्फरगढ़ से और 12 MPs हैं, बिल्कुल, उसके बावजूद एक रोड नहीं बनवाया जा रहा। ठीक है, तो आगे क्या बनेगा? क्योंकि आपने को MCA और MNAs बनाया, अवाम ने वोट दिया और इस यकीन के साथ कि आप उनके इलाके की हालत को सुधारेंगे, कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, पर आप ही कारकर्दगी जो है 0 की 0 रही। इस पे बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। तो बिल्कुल आइए बनिए रोहित टीवी की आवाज़, और जो बच्चे बच्चियां ख़वातीन और हजरात नात कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो स्क्रीन पर चलने वाले व्हाट्सएप नंबर पर अपना ऑडिशन भेज सकते हैं और इस कंपटीशन में शामिल हो सकते हैं।
تو بات ہو رہی تھی مظفر گڑھ کے حوالے سے وہاں کی سچویشن کی، وہاں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو یہ بتائیں پینے کا صاف پانی ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیے لوگوں کے لیے۔ 2010 کے اور 2014 کے سیلاب کے بعد مظفر گڑھ کا زیر زمین پانی جتنا خراب ہوا تو اس کی حالت یہ ہے کہ اس وقت ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ڈی ایچ کیو میں، اور پانی کے صاف پینے کے پانی کا جو مسئلہ ہے وہاں پہ اس وقت جو وہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 40 کروڑ روپے کی لاگت سے پیپلز پارٹی دور میں ایک پروجیکٹ آیا تھا مظفر گڑھ کے لیے، کہ جس کے تحت مظفر گڑھ کو پورے اندرون کو اور اس کے علاوہ دیگر جو اس کے سائیڈ ایریاز ہیں صاف پانی جو فراہم کیا جانا تھا، مگر وہ منصوبہ بہت بری طرح فلاپ ہوا۔ فلٹریشن پلانٹ نہیں ہے؟ فلٹریشن پلانٹ ہیں لیکن وہ جزوی طور پہ جو ہے وہ چالو ہیں۔ عوام کی جانب سے، شہریوں کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے ان کے آپ یقین کریں کہ فلٹر نہیں تبدیل کیے جاتے، تو صاف پانی کا مسئلہ پھر اپنی جگہ ہی ہے۔ 8 پلانٹس ہیں مظفر گڑھ شہر کی حدود میں، جن میں سے 4 جو ہیں وہ صرف چالو حالت میں، اور 4 میں سے 2 ایسے ہیں جو کہ جزوی طور پہ چلتے ہیں، یعنی کہ ایک صبح 6 سے لے کے 12 بجے تک، اس کے بعد بند ہے۔ سرکاری پانی آتا ہے تو وہی والا حال ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور شہریوں سے جب بات کرتے ہیں ہم اس حوالے سے، پیکیجز بنانے کے لیے فیلڈ میں نکلتے ہیں، تو یہ شہریوں کے الفاظ ہیں کہ مظفر گڑھ میں 6 مہینے واٹر پلانٹس کے جو ہے وہ فلٹر نہیں تبدیل کیے جاتے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مظفر گڑھ میں پینے کے صاف پانی کا کتنا بڑا اس وقت مسئلہ ہے۔ اور وہ جو منصوبہ تھا 40 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت کا، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی نااہلی کی وجہ سے وہ منصوبہ فلاپ ہو گیا۔ وہ صرف ایک ٹینکی بنی ہوئی ہے اب سپورٹس گراؤنڈ میں، اور لوگوں نے وہاں پہ اپنے جانور باندھے ہوئے ہیں۔ یہ صورت حال یہ تو یار پینے کا جب صاف پانی نہیں ہوگا تو وہاں اس شہر میں، اس علاقے میں بیماریاں ہی بیماریاں ہونی ہیں، تو بھرے گا کیا؟ ہاسپیٹل ہی بھرے گا، یعنی ڈی ایچ کیو پر ہی برڈن زیادہ پڑے گا، لوگ بیمار ہی بیمار ہوں گے۔ تو یار یہ پہلا فوکس ہونا چاہیے صحت مند رہنے کے لیے۔ میں کہتی ہوں صاف پانی جو ہے یہ اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ اچھا، جشن بہاران کے حوالے سے بھی فیسٹیول بھی ہوا، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ کورونا کی وجہ سے جشن بہاران کا جو فیسٹیول تھا ہوا ضرور ہے، مگر ایک محدود پیمانے پہ ہوا، لیکن اس میں بھی جو ضلع انتظامیہ تھی ان کی جانب سے مکمل مطلب کہ یہ کوشش کی گئی کہ بہترین طریقے سے ایونٹ جو وہ آرگنائز کروایا جائے۔ اس کے جو فوکل پرسن تھے وہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ کے جام آفتاب حسین، ان کی جانب سے ایک اچھا ایونٹ جو مظفر گڑھ کے شہریوں کے لیے آرگنائز کروایا گیا۔ 3 روزہ یہ ایونٹ تھا، جس میں دوسرے روز جو تھا وہ کیٹل شو تھا، اور تیسرا اور آخری دن جو تھا وہ فیملیز کے لیے مختص تھا، اور جو وہاں پہ آرگنائزر تھے ان میں باقاعدہ ان کو انعامات بھی دیے گئے، اپریسیشن لیٹر بھی دیے گئے، پھولوں کی نمائش بھی لگی۔ اور اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مظفر گڑھ کے شہریوں نے یہ جشن بہاران فیسٹیول کو اس بار انجوائے کیا، لیکن کورونا ایس کی وجہ سے جہاں دوسری سرگرمیاں محدود ہو گئی ہیں تو اس کو بھی ایک بڑے محدود پیمانے پر اس بار منعقد کروایا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ مظفر گڑھ میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہونے کی ضرورت ہے؟ کیا چیز ہے جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے؟ پبلک کی ڈیمانڈ پھر گھوم پھر کے بعد علی پور روڈ اور یونیورسٹی کی طرف ہی آ جاتی ہے۔ مظفر گڑھ میں ڈیولپمنٹ کے دوسرے کام شہر میں ہو رہے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں، وال پینٹنگز، اس کے علاوہ سڑکوں کی مرمت ہے، اور پارک بھی اس وقت بحال ہو چکا ہے، لیڈیز پارک، اور اس کے علاوہ فیاض پارک کی رینوویشن کا کام مکمل ہو چکا ہے، اور جشن بہاران بھی اسی فیاض پارک میں منعقد ہوا۔ لیکن جو شہری ہیں وہ یہی مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر مظفر گڑھ کے شہریوں کو اچھی تعلیم دینی ہے تو اس کے لیے یونیورسٹی ضروری ہے، اور صاف پانی کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے وہ جو منصوبہ فلاپ ہو گیا ہے اس کو اگر ری ٹیک کیا جائے، اس کو ریوائیو کیا جائے تو وہ منصوبہ جو ہے پھر ایکٹیو ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے اس وقت بن چکا ہے، سٹرکچر بن چکا ہے، ٹھیک ہے، اس پر صرف امپلیمنٹ کی ضرورت ہے۔ پبلک ہیلتھ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں فنڈز دیے جائیں دوبارہ، اور شہریوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ڈی سی ہو یا دیگر کوئی ایم پی ایز ہو وہ اس جانب انٹرسٹ لے اس میں، تو یہ جلد سے جلد یہ مسئلہ جو پانی کا حل کریں۔ اور تیسرا مسئلہ مظفر گڑھ کے شہریوں کی جو ڈیمانڈ ہے اور ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے، چونکہ وہاں سے تجارت ہوتی ہے اور پورے پاکستان کی ٹریفک جو یہاں سے گزر کے جاتی ہے، علی پور مظفر گڑھ روڈ کی تعمیر مظفر گڑھ کے شہریوں کا سب سے بڑا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور حادثات ہوتے ہیں، تو اس پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے۔ رانا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ ہم بات کر رہے تھے کہ نیڈی لوگ جو ہیں ان کو کیسے تلاش کیا جائے اور جا کے ان کی ہیلپ آؤٹ کی جائے، اور پتہ ہو کہ واقعی یہ جو ہم چیریٹی کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں یا خیرات، تو یہ مستحق لوگوں کے ہاتھ ہی جا رہا ہے، ان کو ہی فائدہ ہو رہا ہے، اور آپ کو پھر اجر اور ثواب کی بات آ جاتی ہے، تو ہم تو اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں سب کا،
क्या कहेंगे इस सवाल? देखिए आयशा, इसके अंदर ये है कि सबसे ज्यादा नीडी लोग आपकी अपनी फैमिली में मौजूद होंगे। हाँ, होते भी हैं। होते हैं, हाँ, ठीक है। उस पे अगर हम पता क्या करते हैं कि हम अपने ऊपर तवज्जो नहीं करते, हम इतने मसरूफ हो गए, हम तो अपने बच्चों को वक्त नहीं देते, हमें इतनी टेंशनें ले लिए। वो बस आप कहते हैं कि आम रूल लैंग्वेज के अंदर हमारे के टके दा लम्बे दा फुर्सत नहीं, टके दा फायदा नहीं। बिल्कुल ठीक है। आप अपनी 24 घंटे की लाइफ को देखें तो आपको बहुत वक्त ऐसा टाइम होगा जो गैर जरूरी होगा, लेकिन आप मसरूफ बहुत हैं। हमें अपने घर पे देखना चाहिए, अपने अगर आप फैमिली में देखें, ठीक है, आप अपने ससुराल में देख लें, आप अपने मतलब फादर्स की फैमिली में देख लें, आप अपने पड़ोस में देखें, आपको कोई भी जो हालात गुजर रहे हैं भाई, इस घर में तो हर कोई ना कोई ऐसा लोग होगा जो जरूरतमंद है, लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। और वैसे भी हमारे मजहब ने, हमारे इस्लाम ने पहले अपने रिश्तेदारों के हकूक कहा है। आपके करीबी जो भी रिश्तेदार हैं, बहन है, भाई है, इसके बाद आगे चले जाए रिश्तेदारों में, अगर आपको लगता है कि वो नीडी हैं और किसी से यकीनन नहीं मांग सकते, किसी का बिजनेस ठप है, हम देखते हैं यार घर तो बहुत अच्छा था, अब बिजनेस नहीं चल रहा यार कोरोना की वजह से, तो लोगों की हाँ जो बिल्कुल बहुत सारी टेंशनें हैं, परेशानियां हैं, तो कहाँ से मांगे? तो इस सिचुएशन में आप उनकी हेल्प आउट करें, कुछ राशन भिजवा दें उनको और उनकी हेल्प आउट करो, उनको अच्छी महंगी भी ना हो, बल्कि गिफ्ट में, मैं कहती हूँ गिफ्ट कहें, हमने गिफ्ट दिया। देखिए आप चैरिटी कर रहे हैं तो अल्लाह को तो पता है, लेकिन हम ये नहीं करते। हम कहते हैं उस बंदे को पता चलना चाहिए, मैंने चैरिटी की, मैंने सदका दिया, तो मैंने खैरात दी, तो भाई उस बंदे को क्यों पता चले? तो आप करके इसलिए रहे अल्लाह के लिए। अजर किसने देना है? अल्लाह ने देना है आपको। तो फिर उसको ऐसे कहें गिफ्ट मैंने भेजा है, मेरा दिल चाह रहा था मेरा भाई भी ये जो है सोखा हो जाए, यार मुझे अच्छा लगेगा। गुड लक। हाँ। आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा पर्सन, तो बड़ी खुशी की बात है कि यार पूरी की पूरी फैमिली में ऐसा नहीं, फिर आप चले जाए। निश्तर आपके घर से कितना दूर है? देखिए ऐसे ऐसे मरीज यहाँ पे हैं, ऐसी ऐसी पोजीशन बैठे हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो मतलब इंतजाम आता अच्छा है कि पहले तो ऐसे होता था कि खाना नहीं मिलता था, दो दिन लोग भूखे रहते थे। मरीज के साथ जो लोग आते थे, गरीब लोग, वो यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जो है वो भूखे रह जाते थे। अब तो उनको खाना मतलब 3 टाइम खाना जो है उनको दिया जा रहा है। और वो भी बहुत से लोग, बहुत से एनजीओ जो हैं चैरिटी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है कि हमने जो देखना है, हाँ थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ। ये आपके लिए आसान है जी, कोई ने आपने गाड़ी को नॉक किया और उसने आपने उसको ज़कात दे दी, सदका दे दिया। हाँ। आसानी से जो बिल्कुल। थोड़ा सा इसके अंदर आप मुश्किल है, फिर हाँ। आप निकल जाए, मुजावत की तरफ चले जाए। बहुत सारे सड़कों के ऊपर आपको ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे आपको मार्केट्स में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो नीडी होंगे, और आपका दिल मुतमईन होगा कि आपने किसी अच्छे और जरूरतमंद की आपने मदद की है, आपका ज़मीर जो है ना वो पुरसकून होगा। थैंक यू राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाए, जब भी आप आते हैं तो कहते हैं ना दिल खुश हो जाता है, बाग बाग हो जाता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आमिर डोगर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा और बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई आपसे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर, और हमारे साथ हमारे मौजूद गेस्ट तशरीफ फरमा है और जिनका ताल्लुक सियासत से है और एक ज़माने मेरे कोलीग भी रह चुके हैं जी, बिल्कुल एंकर पर्सन भी रहे, मीडिया से वाबस्ता भी रहे, लेकिन अब सियासत में आ चुके हैं। डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून के मुल्तान से, और साथ कांजर साहब, इनको वेलकम कहेंगे। खुश आमदीद, कैसे हैं आप? थैंक यू भाई, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अच्छा, अभी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ तो हमने इतनी सारी बातें पूछी, क्या हुआ, बच्चों का क्या हुआ, क्या कर रहे हो, तो आप सुनाएं। आप सियासत में आ गए, वेलकम कहते हैं, और शुरू से ही कुछ इसी तरह से था कि ये जो है बहुत सारे कार्य खैर में हिस्सा लेते आए हैं, और फिर मेरा ख्याल है कि ये तो आप ही बता सकते हैं कि सियासत में क्यों आए। बस वो एक सियासत में आना, एक मैं क्योंकि मेरा ताल्लुक शुरू से पॉलिटिकल घराने से था, नो डाउट, तो वो एक जीन्स में जैसे पॉलिटिक्स थी। हाँ। तो शुरू से ही थी, बचपन से ये ख्याल था कि पॉलिटिक्स में कुछ करना। ठीक। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वक्त गुजरा, तो फिर जैसे एजुकेशन के बाद फिर आपके साथ काम किया काफ़ी अर्सा मीडिया में, उसके बाद फिर इधर दोबारा फिर। ठीक है जी, बहुत सारी बातें जानने वाले हैं, बहुत से बातें इनसे करने वाले हैं, और अब हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। मैं बात करती हूँ एक ऐसी असाबी बीमारी की जिसको पार्किंसंस कहते हैं, और ये एक असाबी बीमारी है, और इसमें जो है आप कांपते हैं। आई थिंक कुछ इसी तरह की बीमारी है, और कुछ एज ऐसी आती है, ये बहुत सारे लोगों को लाहक होती है।
इस हवाले से बात करने जा रहे हैं। न्यूरो फिजिशियन है हमारे साथ डॉक्टर सुहेब हसन साहब। वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं डॉक्टर? शुक्रिया, थैंक यू। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐसी बीमारी का लाते हैं, मैं डर गई कि अल्लाह मियाँ खैर करे, बुजुर्ग तो हमने भी बनना है। तो ये क्या एज के साथ बीमारी होती है? क्या है ये बीमारी, जरा बताएं। ये पार्किंसंस है क्या बीमारी? थैंक यू आयशा। आप तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वर्ल्ड पार्किंसन डे के मौके पर हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके बारे में लोगों में, आवाम में आगाही करना एक बहुत अच्छा एक काम है। जहाँ तक पार्किंसन डिजीज़ का ताल्लुक है, इसको हरफ आम में राशा की बीमारी भी कहा जाता है। बेसिकली ये दिमाग एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें आपका दिमाग का असाब का कंट्रोल होता है जिस्म पे, वो कमज़ोर हो जाता है और उसकी वजह से, जैसे आपने बताया कि लर्जाहट होना, कपकपाना, बिल्कुल आपकी चलने में दुश्वारी और आपके और मेल जोल में दुश्वारी और आपके तमाम रोज़मर्रा के जो काम करने में एक स्लो यानी आहिस्तगी आ जाती है। तो ये अमूमन आम तौर पे ना 50 साल से ज़्यादा की उम्र में देखा जाता है, लेकिन ये पहले भी हो सकती है। हाँ, ठीक है। इसकी मैं आपको थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड बता दूं तो ये बीमारी बेसिकली हमारे जिस्म में एक केमिकल हम कहते हैं डोपामीन, उसकी कमी की वजह से ये बीमारी लाहक हो जाती है। ठीक है, ठीक है। कि दिमाग में जो केमिकल है ये बनता नहीं है मिकदार में, जो पूरी मिकदार चाहिए, तो उसके साथ क्या होता है कि फिर आपके अंदर स्लोनेस आ जाती है, ट्रेमर्स जो आपने जिक्र किया कि कांपना शुरू हो जाता है, ठीक है, और सुस्ती, लागरपन आ जाता है, चलने में दुश्वारी और इसके और अलामात भी हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों हो गई कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड जो है पार्किंसन डे बाकायदा मनाया गया, तो क्या रीज़न क्या है, क्यों ज़रूरत महसूस हुई, बताने की क्या ज़रूरत है, क्या मकसद है, कुछ इस हवाले से बताइए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। बेसिकली ये जो दिन मनाए जाते हैं, आलमी दिन मनाए जाते हैं, ये पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं और ये इस खास बीमारी के मुतल्लिक लोगों को सेंसिटाइज करना और उनको आगाह करना होता है। और आपने जिस तरह कहा कि ये जो बीमारी है बेसिकली अब इसका जो ट्रेंड है ना बढ़ता जा रहा है। ठीक। अब पहले हम सिर्फ देखते थे कि 50 या 60 से ऊपर के लोग बुजुर्ग मोहम्मद जो हजरात हैं, लेकिन अब क्या है, अब हमें 50 साल से कम उम्र के भी मरीज हम देख रहे हैं जिनमें ये चीज़ आ रही है। इसलिए लोगों में इसको आगाह करना बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी इस तरह की कोई अलामात देखें तो फौरन उसको स्पॉट ऑन करें, उसको यानी पहचानें और अपना जो इसका इलाज शुरू करवाएं। ठीक है। अब इससे पहले कि हम यकीनन अलामात से पहले रीज़न पे बात की जाएगी कि क्या रीज़न है, क्यों होती है। एक उम्र है, चले उस उम्र में तो होती है, कमज़ोरी होती है, वीकनेस होती है बॉडी में, बहुत सारी चीज़ें हमारे जिस्म में उस वक्त टूट का शिकार होती हैं जब हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि ये बीमारी अब अर्ली होने शुरू हो गई है और जल्द होने शुरू हो गई, तो इसकी क्या वजूहत है, इस पर हम बात करेंगे। साथ कांजू की तरफ चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सियासत में इन्होंने कदम रखा, वैसे तो सियासी घराना है बैकग्राउंड, तो कब ख्याल आया कि मीडिया को छोड़ा और आ गए आप सियासत की तरफ, बताइए। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि इस बात का तो शुरू से ही था कि एक दिन पॉलिटिक्स में काम जरूर करना है। ठीक है। और वो कोई इसलिए नहीं है कि कोई इस तरह का शौक हो कि मैंने कुछ बनना है। वो इस तरह का था कि कुछ ऐसा किया जाए जो सोसाइटी के लिए पॉजिटिव किया जाए, कि कुछ मुल्क और जो हमारी कौम है उसकी बेहतरी के लिए काम हो सके। ठीक। उसके लिए ज़रूरी था कि इंसान को पॉलिटिक्स में आना पड़ता है और ये मुश्किल तरीन रास्ता होता है। इसमें बहुत सारी रुकावटें आती हैं और ख़ानदानी भी होती हैं और बाहर से भी होती हैं, लेकिन उन सबको बर्दाश्त करके आगे चलना ये हिम्मत का काम होता है। हर इंसान जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सियासत में आए तो वो कामयाब हो। तो मैंने तो शुरू से ही कोशिश की है कि एज अ वर्कर जो है वो रहूं और मैंने लोगों के साथ काम किया है, तंजीमें बनाई हैं, तंजीमों के साथ काम किया है। इसलिए एक कुछ करने का जज्बा जो है वो इस तरफ ले आया है। और मीडिया में भी इसीलिए काम किया था कि उसमें पब्लिक प्रोग्राम करते थे ताकि लोगों का जो दुख है वो समझ सकें, लोगों की मुश्किलात को समझ सकें, उनके वो किस तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं उनको समझ सकें। तो उस काम करने से बहुत सारा सीखा और एक सोच में तब्दीली आई कि आम लोग किस तरह काम करते हैं। हमारे साथ कैमरामैन काम करते थे, उनके क्या मसाइल होते हैं, हमारे साथ ड्राइवर्स काम करते थे, उनके क्या मसाइल होते हैं। जब हम प्रोग्राम करने जाते थे तो लोगों की मुश्किलात देखते थे कि उन्हें किस तरह मुश्किलात हैं, किस मुश्किल से ज़िंदगी बसर करते हैं। तो ये सब बातें जो है वो सीखने का अमल था, वो बहुत अच्छा रहा। तो वो मददगार हुआ आज जहाँ भी हूँ। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, आप क्या समझते हैं?
लेकिन पीडीएम जो एक मुख्तलिफ पार्टियों का इत्तेहाद बना, हर पार्टी का अपना एजेंडा है, हर पार्टी की अपनी सोच है, अपना वो तय काम करती है। पीडीएम पे इसलिए इकट्ठे हुए थे कि हम सभी समझते थे कि एक ऐसी इत्तेहाद की ज़रूरत है, प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो मुल्क के अंदर आइन की सरबुलंदी के लिए काम करे। तो हम सब लोग इकट्ठे हुए कि अपनी अपनी जो इख्तलाफात हैं अपनी जगह, लेकिन हम सब लोग मिल के एक पॉइंट पर काम करें, और वो ये हो कि मुल्क के अंदर जो भी हुक्मरानी की जाए वो आइन की पाबंदी के अंदर की जाए। ठीक चल रहा था। हाँ। लेकिन बदकिस्मती से जो है वो कुछ बातें आकर दरमियान में रुकावट बन गई। और रुकावट होने की सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि पीपल्स पार्टी ये समझी कि उन्होंने इस्तीफे नहीं देने हैं, तो इस पे बात हो सकती थी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने रवैया इख्तियार किया वो कोई मुनासिब रवैया नहीं था। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो ये कहते हैं कि हमने, मतलब मैंने बिलावल भुट्टो साहब का एक सुना इंटरव्यू, तो कह रहे थे कि हमने उन लोगों से वोट ले लिया जिन्होंने यूसुफ गिलानी साहब को नाअहल कराया था। तो ये इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, ये चलाकी शो करती है कि हमने कुछ चलाकी की है, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए वो कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से लगता है कि पीडीएम जो है अब जो है वो शायद पीपल्स पार्टी और एएनपी ने खुद ही फैसला कर लिया है, तो इख्तियार कर ली है। तो अब पीडीएम किस मोड़ पर है, आप क्या समझते हैं? अब पीडीएम में जो बाकी जमातें हैं उसमें मेन जमातें जो हैं वो तो मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी होगी। तो ये मिलकर इंशाल्लाह हम मिलकर जो हम जिस पॉइंट के लिए इकट्ठे हुए थे, हमें उम्मीद है कि हम लोग अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। वो किस शक्ल में होगी वो अब उस तरह तो नहीं हो सकती जिस तरह पहले चल रही थी। उसकी वजह ये थी कि अगर हम सब लोग मिलकर करते हैं कोई भी एक्टिविटी तो उसका एक बहुत बड़ा असर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सब पार्टीज मिलकर इस्तीफे दे देते तो मुल्क के अंदर वाकई ही नया इलेक्शन की जरूरत पड़ जाती, फिर नया इलेक्शन ही कराना पड़ता। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी नहीं देगी, एएनपी भी अब हिस्सा नहीं रही है पीडीएम का, तो फिर अब पीडीएम को अपनी जो सिचुएशन है इसको जरा दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा, आपस में बैठना पड़ेगा और प्लान करना पड़ेगा कि आगे किस तरह चलेंगे। ठीक है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का तो यही मौकफ था कि हम असेंबलियों से इस्तीफा नहीं देंगे, जबकि पीडीएम का ये था कि वो इस्तीफा देकर लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? लेकिन मैं एक पहली बात ये कि ये पीपल्स पार्टी का हक है कि अगर वो समझती है कि इस्तीफे नहीं देने तो वो ना दे। ठीक है। लेकिन ये सब फैसले अगर वो एक इत्तेहाद के अंदर होने चाहिए थे। अगर वो ये समझते थे कि कोई भी काम करना है, हमने जैसे मिलके उन्होंने, उनका ये ख्याल था कि इलेक्शन लड़ना चाहिए, बाकी पार्टीज का ख्याल था कि जिम्मे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन बाकी पार्टियों ने उनकी ये राय मानी और मिलके चल रहे थे। लेकिन कुछ फैसले पीपल्स पार्टी ने अकेले कर लिए जिससे तकलीफ हुई है। और अब जो है मेरे ख्याल ये है कि रमजान मुबारक के बाद, जैसे रमजान मुबारक शुरू हो गया तो इसके फौरन बाद जो है ईद के बाद ये बैठ के दोबारा रिविजन, इसको दोबारा पूरा एक देखना पड़ेगा कि हमने अपनी तहरीक को किस तरह लेके चलना है। और अब क्योंकि वो लोग नहीं है तो हम लोग मिल के अब हम फैसला करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब और नून लीग के अब इसको दोबारा कैसे हम जो है वो हाई रेट करनी है और कैसे आगे तहरीक चलानी है। क्या रमजान के बाद पीडीएम लॉन्ग मार्च करने जा रही है? जी मेरे ख्याल में इंशाल्लाह जरूर होगा, लॉन्ग मार्च होगा और उसमें और ये तहरीक चलती रहेगी। ये जो पॉइंट है इसमें कोई लचक नहीं है कि हम जो चाहते हैं कि हर अदारा आइन के अंदर काम करे, इसी के अंदर पाकिस्तान की फलाह है और पाकिस्तान तरक्की कर ही उसी वक्त सकता है अगर हर इदारा और हर शख्स अपना काम करेगा। अगर हम एक दूसरे के काम में मुदाखलत करेंगे तो ना अदारा चलता है, ना मुल्क चलता है, ना कुछ और चीज़ चलती है। बिल्कुल, नो डाउट। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, और क्योंकि आज हम बात करते हैं पार्किंसंस की, और ये एक बीमारी है और ये असाबी बीमारी है, तो ये पहले तो इसकी वजूहात जानना चाहेंगे और फिर आएंगे कि किस एज में हो रही है या होती है, क्या कहेंगे वजूहात? जी आयशा, जैसे आपका सवाल बहुत रेलेवेंट है। इसकी जो वजूहात हैं बेसिकली अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो मरूसी कुछ वजूहात होती हैं, कुछ वजूहात जो हैं हम कहते हैं कि जिस तरह मरूसी के अलावा हमारा देखने में आया है कि अब रिसेंटली जो हम रिसर्चेज आ रही हैं, रिसर्च हो रही है, उसमें पता ये चल रहा है कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ठीक है, और इसके अलावा हमारा जो खुराक का मुनासिब ना होना और स्ट्रोक बाज़-औक़ात जो फालिज भी मुतासिर करता है जिसकी वजह से जिस्म में डोपामीन केमिकल नहीं बनता, वो भी इसकी एक रीज़न है जिसको हम वास्कुलर पार्किंसनिज्म कहते हैं। और जिसमें यानी इसकी टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। तो बुनियादी जो बेसिक्स अगर हम देख आवाम की आगाही के लिए मैं बताना चाहूँगा कि वही तमाम अवामिल या वो तमाम चीज़ें जो कि उनके जिस्मानी और दिमागी जिस्म ज़रूरत को कमज़ोर करते हैं, वो इसकी वजूहात हैं। अच्छा, इस बीमारी में होता क्या है जिसे राशा कहते हैं उर्दू में,
तो इसमें होता क्या है, एक मरीज जो है उसके साथ क्या मैं कहती हूँ क्या होता है कि पता चलता है कि ये बीमारी है, कुछ इस हवाले से बताइए। जी आयशा, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबसे अहम जो चीज़ है ना, इसमें सबसे हम पहले चीज़ कहते हैं कि जो पेशेंट होता है उसको ट्रेमर्स शुरू हो जाते हैं। ठीक है, झटका कहें उसको आप, या लर्जा, कपकपाहट से हो, और ये रेस्टिंग पे भी ट्रेमर्स होते हैं, यानी बैठे बैठे होते हैं। एक तो कुछ ट्रेमर्स होते हैं ना कि आपने कोई काम किया है या बहुत ज्यादा वर्क किया उसके बाद किसी को कोई ट्रेमर्स हो जाएं, या उसमें ये नहीं, ये यानी बैठे बैठे रेस्टिंग हालत में किसी को अगर कपकपाहट हो, ट्रेमर्स हो जो कि कब उसके कंट्रोल में ना हो, पहली अलामत ट्रेमर्स का होना। दूसरे, ये सिर्फ हाथ है या फेस का भी होता है? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि अक्सर लोग यूं सर हिलाए जाते हैं। जी ये यंग लोगों में ये चीज पाई जाती है, यानी कि बात कर रहे हैं और सर यूं बस हिलाए जा रहे हैं, बात नहीं भी कर रहे तो यूं हिलता है, तो ये जा रहा है। मैं आपको अच्छा, आपने जो आपने रेलेवेंट एक जो चीज आपने की है कि यानी पार्किंसन जो है वो जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासिर कर सकता है। बिल्कुल। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि हाथ हों, इसमें और भी आपकी चीजें आती हैं। आप जो ये बता रही हैं, बेसिकली कुछ लोगों में देखा यह गया कि उनमें सर हिलना शुरू हो जाता है, या इसको हम कहते हैं हेरिडिटरी एसेंशियल ट्रेमर्स होते हैं। यानी ये हैबिट भी होती है, कई लोगों में एक आदत का हिस्सा भी होती है। ठीक है, और ये अगर अचानक शुरू हो तो फिर ये आदत नहीं है, फिर ये आदत नहीं है, फिर ये आदत नहीं, फिर ये पैथोलॉजिकल है, फिर ये एक कह लें कि बीमारी की अलामत है। ये अलामत हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि मेरे बहुत ही करीबी अजीज में मैंने ये देखी है और मैंने उनको कहा कि पहले ये चीज नहीं थी, और जब उनको मैंने बात को इससे सुना, और हार्डली उनकी एज जो है यार 32 ईयर ओल्ड है, और तो मैं हैरान हो गई यार, ये इंडिकेशन हो सकता है। जी, ये देखें ना, अर्ली इंडिकेशंस हैं। जिस तरह हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम लोगों को और आवाम को बता सकें कि आपने इस चीज़ को डायग्नोज अपना करना है, आपने इसको पहचानना है और इसका इलाज जो है ना वो बर वक्त शुरू करना है। ठीक है, अच्छा इससे इफेक्ट क्या होगा, यानी कि रोजमर्रा के जो काम है वो किस कदर मुतासिर होते हैं? देखें आयशा, ये जो है ना, ये पार्किंसन वो बीमारी है जो कि कम्प्लीटली एक तरह से आदमी को मफलूज कह लें या उसकी काम करने की सलाहियत को कम कर देती है। जैसे कि ट्रेमर्स हम कह रहे हैं कि जैसे ट्रेमर्स होंगे तो वो अपना खाना पीना मुतासिर होगा, खा नहीं सकेगा, पी नहीं सकेगा, अपना रोज़मर्रा का काम नहीं करेगा, फिर उसमें अकड़ाहट हो जाती है, सुस्ती का आ जाना होता है, और फिर और जिस तरह आपने आगे बताया कि चलने में हमने देखा होगा, हमने जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मोहम्मद अली कले एक बॉक्सर हैं हमारे, बहुत नामवर बॉक्सर पूरी दुनिया ने, उनको ये पार्किंसन डिजीज हुई थी, इसलिए उनके नाम से इसको जाना या पहचाना जाता है। तो वो एक देखें कि उनको हम अगर देखें तो वो एक इतनी नामवर शख्सियत, उनके आप देखें कि पोस्चर उनका बिल्कुल एक तरह से बेंड हो गए हैं वो। ठीक है, फिर उनके चलने का आप देखें, चलने में रुकावट होती है, दुश्वारी होती है। पेशेंट जो मरीज होता है वो बहुत छोटे छोटे कदम लेता है, यानी जो उसकी नॉर्मल चलने की रफ्तार है वो कम हो जाती है, यानी जो उसने जाना है, बाहर जाना है, अपना रोजमर्रा का काम करना है वो नहीं कर सकता। इसके अलावा अकड़ाव आ जाता है, पट्ठों में ये सारी अलामात हैं जो नजर आना शुरू हो जाएंगी, फिर जाके कहीं स्वेयर हो जाएंगी या ज्यादा हो जाएंगी, कपकपाहट, या ज्यादा आपको आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो ये अलामात हैं, ये स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग है ना। फिर देखें जो बीमारी है ना उसकी स्टेजेस होती हैं, फिर जो एडवांस स्टेजेस हैं, जिस तरह हम आगे बात कर रहे थे, फेस इन्वॉल्व होता है। आपने देखा होगा कि जो फेस होता है जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल चेहरा जो है ना स्पॉट चेहरा हो जाता है, उसमें तासुरात नहीं आते, यानी उनके एक ना जिसको कह लेना कि एक्सप्रेशन लेस फेस होता है। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, नहीं कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, पता नहीं चलता यार, एक्सप्रेशन ऐसे देते हैं, सलाम कर लो आप, कुछ कर लो, उन्होंने कोई स्माइल ही नहीं पास करनी, यार ऐसे लोग कुछ होते हैं, ये बीमारी है, बीमारी है इनमें ना हंसने की बीमारी है, स्माइल जरूरी होती है यार, खुश अखलाकी का मुजाहरा भी करना पड़ता है, तो कुछ लोगों को तो ये वाली भी बीमारी पाई जाती है। तो वैसे मजाक अपनी जगह पर, ये बीमारी अपनी जगह पर। जी, इसके अलावा हमने और आगे देखें, इसके बाद जो एडवांस स्टेजेस में मिजाज में तब्दीली आना, ठीक है, यानी नफ्सियाती अमारिस शुरू हो जाते हैं, ये असाब से जुड़ी है। जी एग्जैक्टली। तो जब आपका यानी बॉडी, जैसे फालिश की बात कर रहे थे आप, तो ये भी सब चीजें असाब से जुड़ी हैं, आप वर्क नहीं आउट कर सकते, आप स्टिल हो जाते हैं, तो पैरालाइज हो जाते हैं, तो ये इसी तरह का ही है। और वो जो काम करने की कह लेना जो एक्टिविटी है, एक्टिव लाइफ है, वो मुतासिर हो जाती है। बिल्कुल, और वो नहीं रहती। बिल्कुल। साथ जानते कितने एक्टिव हैं, कितना वर्कआउट कर रहे हैं, आशिफ आ रहा है, इतने कितने एक्टिव हैं। सियासी लोगों से बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इन लोगों ने
جو ہے سیاست اپنی جگہ پر، لیکن لوگوں کی ہیلپ آؤٹ بھی کرنی ہوتی ہے، اپنے جو لوگ ہیں راشن بھی پہنچانا ہوتا ہے ان کے گھر. تو کیا ورک آؤٹ کر رہے ہیں اس ٹائم ساتھ؟ ہر طرح کا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو اس میں وہ سب جاری ہیں. تو وہ جو بھی زندگی کا حصہ ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. بالکل بالکل. تو اس میں جیسے آپ نے کہا کہ ہر طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم جاری رہتی ہے. اچھا، اب وہ جو اکٹھے ہوتے ہیں سیاسی کہتے ہیں نا جلسے جلوس، وہ تو ختم ہو گیا نا کووڈ کی وجہ سے. جو سیاسی لائف ہوتی ہے، ہلچل ہوتی ہے، تو وہ تو نہیں ہے اس طرح کی نہیں ہے، لیکن ہلکی پھلکی چلتی ہے. نہیں، آپ لوگ تو عادی ہوتے ہیں نا اکٹھے ہونا، سارے لوگ جمع ہونا، مسئلے مسائل لوگوں کے سننے، علاقے کے سننے. تو اب کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بس وہ بھرپور طریقے سے جیسے ہوتا تھا ویسے تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی آہستہ آہستہ اب زندگی جو ہے وہ جیسے بالکل رک گئی تھی ویسے نہیں ہے، کہ اس کی رفتار ویسے تیز نہیں جیسے ہوتی تھی. تو انشاءاللہ میرے خیال میں اللہ اس پہ ہم سب کو ہم اس پہ قابو پائیں گے تو انشاءاللہ. بالکل بالکل. کیا چانسز ہیں جس طرح ہم لاک ڈاؤن کی سچویشن میں جا رہے ہیں، کووڈ ہے، لوگ ماسک نہیں لگا رہے، اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے؟ یہاں ہمیں تو اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا جائے کہ ویکسینیشن ضروری ہے. بالکل. اس کی یس کہیں اور کرونا کو نو کہیں. بالکل. اگر ہم ویکسینیشن کرا لیں سب لوگ اور اس طرف شعور پیدا ہو جائے تو ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اس وقت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بہت ساری تعداد میں موجود ہیں اور لوگ حضرات کے لیے، ممر حضرات کے لیے، لیکن بہت سارے لوگ جو نہیں بھی لگوا رہے ہیں ابھی تک، وہ وہم و گمان میں. تو یہ وہم و گمان ختم کرنا چاہیے اور ویکسینیشن ضرور کروانا چاہیے. ڈاکٹر سہیل صاحب، آپ نے لگوا لی ویکسین؟ نہیں بتائیں نا. جی میں نے لگوا لی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ تو فرسٹ لائن فرنٹ لائن ورکرز ہوتے ہیں نا. دونوں ڈوز لگ گئی؟ جی جو الحمدللہ دونوں ڈوزز. دیکھو خیر عافیت سے ہیں، یہ دیکھ لیں آپ. اور میں اپنے سسر کو ڈیلی کہتی ہوں آپ جائیں ویکسین لگوائیں، تو کہتے ہیں وقت کو پہلے مارنا چاہتے ہو سانو. تو میں کہتی ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے. وڈیروں کی بات تو بڑی ہوتی ہے کہ وڈیرے گھر میں ہوں، آپ کو اللہ حیاتی دے. تو میں نے کہا ایسے بات نہیں، یہ بھی آپ کے لیے ہی ہے. تو وہ کوئی متھ آ گئے ہیں، کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ پھیلا دیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو بھائی چانسز ہے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کا شعور پیدا کیا جائے، اور یہ کام آپ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. بالکل. جو روز اسکرین پہ آتے ہیں کہ وہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں، بلکہ اپنے آپ ہر پروگرام میں اگر اینڈنگ اس کے ساتھ کریں تو بہت بہتر ہوگا کہ لوگوں میں یہ شعور ہو کہ اگر ہم نے اس کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ویکسینیشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک، بالکل بالکل بالکل. اچھا، آپ جو ہے PP 213 سے نون لیگ کی طرف سے MPA کے امیدوار بننے جا رہے ہیں، یہ خبریں ہمیں پہنچ گئی ہیں. یہ بڑی آپ کو خبر بہت اتھینٹک ہے. تو کیا آپ کو پارٹی ٹکٹ جو ہے دینے کے لیے یا اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے؟ آپ پر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مجھے امید ہے الحمدللہ کہ جس طرح ہم کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور پارٹی کو منظم کر رہے ہیں، تو مجھے امید 100% ہے کہ انشاءاللہ پارٹی اعتماد کرے گی. ٹھیک ہے. اور حلقے میں کس حد تک ورک کر رہے ہیں اور مزید کتنا ورک کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہمیشہ بہتری گنجائش موجود رہتی ہے. بالکل، نو ڈاؤٹ. اور یہ ایک نیا حلقہ ہے ملتان کا. یہ سب حلقوں کو تھوڑا تھوڑا حصہ لے کے اس کو ایک حلقہ بنایا گیا ہے، شہر کا بالکل نیا حلقہ ہے. تو یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر مسلم لیگ نون کا بہت ووٹ ہے، لیکن اس کو منظم کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آرگنائز کریں، منظم کریں، تو اور بہتر کرتے جائیں گے انشاءاللہ جیسے وقت گزرے گا. تو جب الیکشن آئیں گے تو ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایمان و صحت کی حالت میں ہوں گے تو انشاءاللہ ضرور پھر اس کو بھرپور بہتر کر لیں گے. ٹھیک ہے. ویسے روٹین وائز کیا لگتا ہے عوام کے کیا مسائل؟ آپ حلقے کی بھائی بات کرتے ہیں اور میں بات ابھی نہیں کرنا چاہ رہی. تو کیا لگتا ہے آپ کے حلقے کے جو لوگ ہیں وہ کیا چیز ہے جو ان کو بیئر کرنی پڑ رہی ہے؟ کس طرح کے مسئلے مسائل ہیں؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ وقت ہو گئے چھوٹے سے وقفے کا، کہیں مت جائیے کہ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور وقفے سے پہلے ساتھ کانجو صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ آپ کے حلقے کے لوگوں کے کیا کیا مسائل ہیں. ویسے کامن مسئلے جو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں، تھانے کچہری کے مسئلے جو لوگوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں جو لے کر آتے ہیں اکثر جو ہے، اور اس کے علاوہ گٹر کے، گلی کے، وہ محلے کے جو مسئلے ہوتے ہیں، کچھ لائٹنگ کے، بس یہی رہ گئے ہیں ہمارے مسئلے. کوئی بھی حلقہ ہو، یہ حلقہ ہو یا کوئی بھی حلقہ ہو، لوگوں کے مسائل ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو لوگوں کو جو اس وقت ہے وہ مہنگائی کا ہے.
लोग वाकई ही जो गरीब लोग हैं, जो मुतवस्सित तबके से लोग ताल्लुक रखते हैं लोग, वो महंगाई की वजह से परेशान हैं। लोगों की आमदन कम है, अखराजात ज़्यादा हैं, बिजली के बिल ज़्यादा हैं, गैस के बिल ज़्यादा हैं, उसके बाद स्कूल की फीसें ज़्यादा हैं, इसलिए लोग कुछ परेशान हैं, काफ़ी परेशान हैं। और मैं क्रिटिसाइज़ करने के मूड में नहीं हूँ किसी को भी इस वक्त, क्योंकि हम आपके मॉर्निंग शो में बैठे हैं, तो लेकिन लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं, और जो इस लोग हुकूमत करें उनको सोचना चाहिए कि लोगों की ज़िंदगी कुछ आसान। ठीक है, बिल्कुल। महंगाई में इजाफा हुआ, बेरोजगारी में इजाफा हुआ और अवामी मुश्किलात में इजाफा हुआ, तो क्या किया जा सकता है? क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते आप, या नहीं करने के मूड में आप कहते हैं, लेकिन कुछ लाहिमा अमल तो है, कुछ किया तो जा सकता है। क्या कर सकती है हुकूमत इस सिलसिले में? बहुत कुछ किया जा सकता है, वादे तो बहुत किए गए, बहुत किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये है कि जो जिम्मेदार हैं वो टीम ऐसी होनी चाहिए जो कि इस काबिल हो कि लोगों के मसाइल को समझे और हल करें। बदकिस्मती से इमरान खान साहब ने जो सूबे में टीम अपनी जो बनाई है, वो टाइगर फोर्स, वो इस काबिल नहीं है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो लोगों के मसले सुने और उसको हल कर सके। मतलब हमें, हमारे इलाके के हैं उस्मान बुज़ाद साहब, हमें तो इस बात पे होना चाहिए कि यहाँ, लेकिन वो उस तरह का परफॉर्म नहीं कर सके, उनको समझ नहीं है या अभी कैपेसिटी नहीं है, जिस वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। और अगर टीम अच्छी होती तो आपने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आला थे तो उनमें कैपेसिटी ज़रूर थी, वो प्रॉब्लम्स को समझते थे, उनको एड्रेस करते थे, हल करने की कोशिश करते थे, तो एक बेहतरी गुंजाइश रहती थी। फिर ब्यूरोक्रेसी पे चेक रखते थे, जो यहाँ की मकामी ब्यूरोक्रेसी होती थी वो डरती थी उनसे कि हमने यहाँ पे जो प्राइसेस कंट्रोल करनी है, अगर नहीं करेंगे तो हमें जवाबदेही देनी होगी। अब वो खौफ खत्म हो गया, खौफ खत्म हो गया। और रमजान शरीफ आते ही आप देख लें, चीज़ों की जो रेट हैं वो आसमानों को छू रहे होते हैं, और अब आने वाला है रमजान शरीफ, आप देख लें किसी चीज़ को आप हाथ भी, फल फ्रूट तो बस एक, वो कहते हैं ना, हम बस देख सकते हैं, वही जो रेडियो पर आपको नॉर्मल प्राइस पे मिल रही होती चीज़ें वही नहीं है। घी नहीं मिलेगा और नायाब हो जाएगा, यूटिलिटी पे भी नहीं मिलेगा, आपको बाजार से लेंगे शॉप से तो वो महंगा मिलेगा। चीनी का भी कुछ यही हाल होने जा रहा है आगे, तो अवाम बेचारी कहाँ जाए? इसीलिए अवाम की ये परेशानियाँ हैं। तो मुझे मतलब ये सोचना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ये हाइब्रिड निज़ाम पूरा कायम किया, उनको ये सोचना चाहिए कि हमारी आवाम ने कितनी बड़ी जो है ना प्राइस पे की है इस बात की, इस निज़ाम को लाने के लिए, कि आप जो आर्टिफिशियल निज़ाम कायम किया है, मैनिपुलेट किया है पूरे इलेक्शन को, और हम लेके आए इन लोगों को, उन लोगों ने जब परफॉर्म नहीं किया, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब की हैं, पाकिस्तान की मैशियत को नीचे की है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल आखिर कौन होगा? इस क्वेश्चन को ज़रूर ढूंढना चाहिए हम सबको। ठीक है, इस पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब सोच रहे हैं, डॉक्टर साहब आप बहुत परेशान हो गए, ये जो बीमारी है ना, इसके बारे में सोच के मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुझे डॉक्टर साहब पता क्या कहते हैं वक्त में, आयशा मुझे तो लगता है आप ना आधी डॉक्टर हैं, तो अगर इस तरह के मरीज मुझ जैसे पहुँच गए तो फिर क्या होगा? डॉक्टर साहब ये बता दें, यानी वो सवाल पे सवाल करेंगे, क्या करेंगे बताएंगे जी। देखिए, ये तो मैंने मजाकन एक चीज़ की थी, लेकिन ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। पेशेंट को अपने मर्ज के बारे में पूरी तरह से इल्म होना चाहिए, और डॉक्टर को भी चाहिए कि वो एक तो अपना इल्म भी अपडेट रखे, अपने आप को भी रखे, और पूरा मरीज को आगाह करे और एक्सप्लेन करे। ठीक है, तो ये क्या पूरी जिंदगी के लिए है, क्या इसका कोई इलाज ही नहीं है, क्या है ये बताएं डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं अपने साथ सुनने और देखने वाले जो हैं उनको बताना चाहूँगा कि ये प्योरली ट्रीटेबल डिजीज है। ठीक है, इसके कहते हैं ना काबिल इलाज बीमारी है। यानी ये ऐसी बीमारी है, देखें, जिसमें का फुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और इसको अगर प्रॉपरली इसका ट्रीटमेंट करवाया जाए तो पेशेंट कैन हैव बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं सोचना कि किसी को ये मसला हो गया, राशा की तकलीफ, तो ये अब कल्ला इलाज है या इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो चीज़ ये होनी चाहिए कि जब आपको पता चले कि ये पार्किंसन है तो फ़ौरन आपको जो माहिर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, दिमाग के जो अमराज के फिजिशियन हैं, उनसे इसका इलाज करना चाहिए, क्योंकि जनरल फिजिशियन इसको नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम ये आते हैं, उसमें पेशेंट को बताना बहुत ज़रूरी है और उसकी फैमिली को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों ने इस चीज़ को करना है, जो उसकी जो फैमिली है उसने इसको एग्जीक्यूट करवाना है इस चीज़ को। क्योंकि जो पार्किंसन का मैंने बताया, राशा की जो तकलीफ है, उसमें मरीज़ अपनी रोज़मर्रा की मामलात में जो उसको दुश्वारियाँ और सब चीज़ें आती हैं, यानी इवन कि गिलास तक नहीं उठा सकता। देखें, ये मतलब बीमारी का सिम्टम है, तो कम कपहाट की वजह से गिलास
काम नहीं हो सकेगा, ठीक है, और कपकपाहट होगी, लरजाहट होगी, चलने में दुश्वारी होगी, और मैंने जिस तरह आपको बाकी बोलने में भी मसला आ सकता है, और आप जिस तरह सर में ट्रेमर्स हो सकते हैं, बाकी जिस्म के टांगों में ट्रेमर्स आ सकते हैं, कई लोगों में आपने देखा होगा कि टांगें मुतासिर हो जाती हैं। तो बेसिकली हमने इन लोगों को हेल्प करना है। हाँ। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, डॉक्टर का काम और जो हमारे जितने भी पैरामेडिक्स और हमारा स्टाफ है, हमें हेल्प आउट करना होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, डॉक्टर को अपने मरीज़ के बारे में उनको बताना है और उसकी फैमिली को एक्सप्लेन करना है कि आपने कैसे इनको हेल्प करना है। इसमें अद्वियात भी हैं जो हमारे पास, जो मैंने आपको बताया, केमिकल डोपामीन, लीवोडोपा के नाम से जो केमिकल होता है वो अवेलेबल होता है, और वो दवाई दी जाती है, उसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, वो दी जाती हैं। और इसके अलावा दवाइयों के अलावा इसकी सर्जरी भी होती है, हमारे मुल्क में भी हो रही है, पंजाब हमारे। तो सर्जरी क्या कामयाब है या कुछ वो कहते हैं ना कि नहीं, इतने फीसद, कितने फीसद कामयाब है? बहुत अच्छा सवाल है। ये जो आपने कहा ना सर्जरी, देखें सर्जरी डिपेंड कर रही होती है पेशेंट टू पेशेंट, हर मरीज के डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे, उसकी स्टेज पे और एज पे भी डिपेंड करता है। तो वैसे इसके बहुत हौसला अफजा नताइज हैं, रिजल्ट हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हम कुछ केसेस में कुछ बहुत जो कम एक रेशो है जिसमें पेचीदगियां हो जाती हैं, दैट इज़ वेरी लेस, और वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं इसको, जिसकी सर्जरी हो रही है, और हमारे यहाँ ये अवेलेबल है। और अगर ये यानी यंग एज में कामयाबी के चांसेस ज्यादा हैं। जी। मैंने सिर्फ बुढ़ापे में 60 साल से अबव हैं आप, और उसमें अगर ऑपरेट कराते हैं तो बहुत सारे लोग पैरालाइज भी हो जाते हैं। तो ये तो बात क्लियर कर दें जरा, जो मैं पूछ रही हूँ आपको, यानी कि यंग एज में रिकवरी के चांसेस ज्यादा हैं। बिल्कुल। देखिए आयशा, आपने जो हम इसमें कहते हैं कि कोमॉर्बिड, अगर एक मरीज बंदा जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, जिसको दिल का मसला है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको शुगर है, या फालिज हो चुका है, या और इस तरह के, तो उसमें जो सक्सेस है ना ऑफ द ट्रीटमेंट वो कम होता जाता है। इसी तरह जो यंग होगा, जो यानी जिसके अभी जो कि जिसमें ये तमाम चीज़ें नहीं हैं, ये तमाम बीमारियां नहीं हैं, उसमें रिकवरी या जो है उसके चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है। तो ये क्या खानदानी हो सकता है? आपके खानदान में अगर लोगों को है, वेरी टू वेरी कर रहे हैं, अक्सर होता है ना, कुछ बीमारियां खानदानी चल रही होती हैं, तो कुछ ऐसा है या नहीं? जी, आपने बात जो की, बेसिकली अमूमी तौर पे तो ये हम नहीं कहते कि ये खानदानी, फैमिली टू फैमिली है, लेकिन कुछ कहते हैं ना, बहुत एक परसेंटेज है, हाँ, बहुत स्मॉल सी परसेंटेज है जिसमें ये फैमिली में भी रन आ जाता है। ठीक है, लेकिन अमूमी नहीं है। आप ये नहीं आप कैसे कि वालिद को हो तो बेटे को लाजमी हो, बेटे वालिद को है तो माँ को है तो बेटी को, ऐसा नहीं। सियासत तो ऐसे चल रही है, फैमिली टू फैमिली। आज क्या कहेंगे इस हवाले से? वाकई देखिए, मीडिया इंटरेस्ट, क्योंकि घर में सियासत है और घर में जो है अब्बा को देखा या अब्बा और दादा, तो वो चल रहा है, तो वाकई ऐसा होता है, इंस्पायरेशन हो जाती है यार। होता है, बिल्कुल, है ना। जैसे आप शोबिज़ में से आउट हो गए, हाँ। और हालांकि इकट्ठे हम लोग कोलिग वर्क कर रहे थे, और माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है काम भी कर रहे थे, प्रोग्राम भी कर रहे थे, शो भी कर रहे थे, फिर बिल्कुल आउट हो गए। ठीक है, सब हम लोग आउट हो गए थे उस वक्त कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर दोबारा मैं इन हुई, लेकिन फिर आप सियासत में चले गए। बस वो जैसे मैंने कहा ना कि वो, हाँ। जैसे आपने कहा ना कि डॉक्टर्स, अक्सर डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स बनते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो जैसे इंजीनियर्स के बच्चे, ये इंटरेस्ट जो होता है ये घर से होता है। हाँ। आप जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे होते हैं, बचपन से जो देख रहे होते हैं, तो आप फिर उसी में ही आप ज्यादा इजी होते हैं। तो हमने बचपन से जो देखा, जैसे हाँ। ये एक ट्रेनिंग होती है, तो वो हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो पॉलिटिकल घरानों में वो लोग इसको बहुत, कई लोग नेगेटिव लेते हैं कि ये फैमिली टू फैमिली हो गया, इन्होंने अपनी विरासत समझ लिया, ये कर लिया। और तो ये वही बात हो गई कि कुछ चीजें इंस्पायरेशन दे रही होती हैं फैमिली टू फैमिली। अच्छा, मेरे बच्चों में कुछ इंस्पायर नहीं हुए मुझसे, कोई एंकर बन के निकलने वाला नहीं है। इंशाल्लाह वो अपनी जो भी फील्ड करेंगे इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे उसमें। अपना जो आपके बच्चे माशाल्लाह, हाँ, अल्लाह उनको बड़ा करो, जज़ा खैर दे मैं कहूँगी। तो फिर सियासत में आना तो कुछ वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बातें हर फील्ड में मुश्किलात होती हैं, इसमें ज्यादा होती हैं। हाँ, ज्यादा इसलिए होती हैं कि क्रिटिसिज्म जो होता है वो ज्यादा बर्दाश्त करना होता है। इसमें ये पॉलिटिक्स है एक थैंकलेस जॉब। आप जितना भी कर लें लेकिन नहीं है, तो नाराजगी लोगों की बरकरार रहती है। ये इस पे हम बात करते हैं। शोबिस का बंदा सियासत में आ जाए तो फिर उसके साथ क्या होता है, इस पे बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी बिल्कुल, आइए और बनिए रूही टीवी की आवाज़। अपनी जुनाब ऑडिशन जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, 2 मिनट की वीडियो आपने भेजनी है,
व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर चल रहा था, और उसके बाद शामिल हो जाए नात कंपटीशन में। जी, बात हो रही थी साथ से कि शोबिस को छोड़ा, खैरबाद कहा और सियासत में एंट्री इन्होंने दी, तो किस तरह की मुश्किलात, क्रिटिसिज्म जो है सुनने, और यार वहाँ तो हमें आदत ही नहीं होती ना यार, हम तो जाते हैं मज़े से शो किया, और वो कहते हैं ना एक अपना स्टाइल होता है लाइफ का, तो यहाँ कैसे बर्दाश्त किया और कर रहे हैं और आदत बन गई है, कुछ बताएं इस हवाले से। ये वाकई एक मुश्किल काम है। हाँ, ये लोगों की जो आप आदी नहीं होते हैं, बिल्कुल, और कोई आदमी आप जब तनकीद करता है तो वो उसको जितना अच्छा काम कर लें आप, जितना अच्छा काम करें तनकीद जरूर होती है। हाँ। तो ये क्योंकि लेकिन फील्ड ऐसी है, इसलिए वो बर्दाश्त करना पड़ता है। और वाकई से ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, परेशानी इतनी ज़रूर होती है कि बड़ा इंसान बीपी का मरीज ज़रूर बन जाता है और इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किल फील्ड होती है, तो उसमें बर्दाश्त करना पड़ता है। और वैसे भी जो जब जिस फील्ड में जब हम काम कर रहे थे, हाँ। तो उस वक्त वो ऐसा था कि वो एनर्जी ऐसी थी, हाँ। कि इंसान जब यंगस्टर होता है तो वो सोचता है कि बस मैं शायद दुनिया कुछ भी नहीं है और मैं हर चीज़ फतह कर लूँगा इसे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन टाइम जैसे आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है तो फिर जिंदगी यहाँ से थप्पड़ मारती है, फिर यहाँ से मारती है, फिर इंसान बनाती है। तो वो एक वक्त लगता है, तो वो उसमें ये फील्ड जो है वो उसके लिए बहुत बेहतर है। बहुत सालों बाद मेरी मुलाकात हो रही है साथ से, और मैं कह रही हूँ यार क्या चेंज आया है तुम में। मैंने कहा थोड़े से मैच्योर हो गए हो, तो मैंने कहा मेरा बताओ मुझ में क्या चेंज आया। आयशा तुम भी थोड़ी चेंज हो गई क्या दिल ही रख लेते तो यकीनन जब आप 10 साल का गैप आया है हमारा, यानी कि आप उसमें, मैं तो मीडिया पे रही लेकिन साथ नहीं रहे, काम हमने नहीं किया, लेकिन वाकई चेंज आता है, इंसान मैच्योर हो जाता है, बहुत कुछ सीख रहा होता है, और बहुत कुछ सीखा आपने। तो सियासत करना इतना आसान काम नहीं है, ये भी जनाब वो शतरंज की चालें हैं ना, वो वाला काम है, थोड़ा इस तरह का है। बिल्कुल ऐसा है। इसमें कभी कभी इंसान ऐसे काम भी कर लेता है जो नहीं करने चाहिए और ना करना और ना चाहता हो। हाँ। लेकिन वो क्योंकि इस पार्ट में जब होते हैं तो आपसे फाउल प्ले कहीं हो जाता है, जिसका आपको तकलीफ भी होती है। अच्छा, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहते हैं? कहाँ तक जो है हुकूमत बेहतर चल रही है, कहाँ तक लोगों को, वो तो यकीनन जब हम महंगाई की बात करते हैं, जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं, तो फिर हमें लगता है कि यार हुकूमत ने बहुत सारे वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, लेकिन क्या लगता है? एज अ मेंबर ऑफ PMLN अगर मैं बात करूँ तो वो एक अलग बात होगी, वो हमारा अलग पार्टी है, तो हम हमेशा क्रिटिसाइज ही करेंगे जो भी होगा। लेकिन एज अ पाकिस्तानी मुझे इस बात की उम्मीद कहीं ना कहीं दिल में शायद थी कि जब इमरान खान जब इतना कह रहे हैं कि मेरे पास चेंज दे के आऊंगा, मैं इस पर इतनी टीम है और मैं ऐसा कुछ कर दूंगा, तो उस वक्त उससे सख्त मायूसी हुई है। ये वादे जो उन्होंने किए थे उसके मुताबिक ना वो अपनी टीम बना सके, ना आप अच्छे लोगों को मैदान में उतार सके, ना लोगों के मसाइल को समझ सके, ना लोगों के मसाइल को हल कर सके। और जो ये निज़ाम जिस तरह बनाया गया वो भी नाइंसाफ़ी थी। तो वो जिन्होंने सबने मिलकर ये काम किया, उन्होंने मुल्क के साथ अच्छा काम नहीं किया। और मैं आपको मुझे तकलीफ इस बात की है कि हम पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि हर 5-10 साल बाद फिर वही एक स्टाइल में 70 साल से एक स्टाइल में जो है वो काम होता है। हम 4 साल आगे पहुंचते हैं, फिर हमें जो है वो करप्ट और बददयानत कह के धक्का दे दिया जाता है, फिर हम 10 साल पीछे रह जाते हैं, फिर हम रिंगते उस पॉइंट पे आते हैं, फिर हमें धक्का दे जाता है, फिर हम पीछे रह जाते हैं। और हमारा मुल्क जो है सर्कल के अंदर जो है ना वो सफर कर रहा है, और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। लेकिन हम आज भी एक हाइब्रिड निज़ाम और ऐसे निज़ाम के पीछे काम कर रहे हैं। ठीक है, जनूबी पंजाब को सेक्रेटरीट तो बना दिया, तो क्या इस पे आप खुश नहीं हुए? आप लोगों की, मैं जैसे कहा ना कि कुछ भी नहीं किया ना। नहीं, हम तो ये चाहते थे कि हम तो ये चाहते थे कि हमने तो एक लाए थे एक करारदाद की ये हो जाए, 2 सूबे बना दिए जाए बेशक, एक जनूबी पंजाब और बहावलपुर, लेकिन उसमें नहीं काम हो सका। और बदकिस्मती से जो लोग PML को छोड़कर और उन्होंने एक सूबा महाज बनाया था और फिर वो बाद PTI में शामिल हो गए कि जी हम इस सूबे के लिए काम करेंगे, वो सब भी खत्म हो गए। खान साहब ने वादा किया कि 60 दिनों के अंदर 90 दिनों के अंदर जो है वो सूबा बना दूंगा, वो भी खत्म हो गया। सेक्रेटरीट बना था, उसको बंद कर दिया गया। सियासी मुखालफिन का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून जो करारदाद लाई थी तो वो असल में फूट डालने वाली बात थी, जब 2 सूबों की बात की जा रही थी, क्योंकि सूबा तो एक ही बनना था ना। यहाँ बहावलपुर की बात होती थी, कहीं मुल्तान की बात होती, तो
इस वजह से जो है मामला कहीं अड़ गया। इनको ये बात ठीक है उनकी कि भाई इस हद तक मैं ये नहीं कहता कि हम खुदा न खासा फूट डालना चाहते नहीं। हाँ। अगर वो बनाना चाहते थे, अगर वो उसको मोशन को अगर ले आते पार्लियामेंट में तो जो भी मुखालफत करता सामने आ जाता। ठीक है, अगर वो उनको लानी चाहिए थी, उनको ये तो आवाम को दिखाना चाहिए। आप लोगों ने क्यों नहीं लिया ये बता दें। नहीं, हम इस क्रेडिट लेने उस वक्त हम लेने को तैयार थे और इंशाल्लाह अब जो हम इलेक्शन होगा उसमें हमारा ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा इंशाल्लाह कि हमारा ये अपनी कैंपेन का सबसे बड़ा पॉइंट यही होगा कि हम इस इलाके को सूबे का इंशाल्लाह दिलवाने। और ये सूबा किसी भी पार्टी से हम ताल्लुक रखते हो, जो भी लोग यहाँ से ताल्लुक रखते हैं उनको चाहिए कि इस पे काम करें ताकि हम यहाँ के लोग जो पसमानदा इलाका ये कुछ बेहतर हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपसे बात करते हैं और मजीद जानना चाहेंगे। अलामात पे हमने बात की, इसकी रीजन पे बात की, वे ऑफ लिविंग हमारा काउंट करता है इसमें, इस बीमारी में या नहीं? जी बिल्कुल। देखें, वे ऑफ लिविंग जो है वो एक तो कासर भी करता है इसको, यानी इसकी कॉज भी है और फिर इसके इफ़ेक्ट्स भी हैं, यानी इसके बाद जो आपकी डे टू डे लाइफ है उसमें इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। तो इसमें जो सबसे अहम जो चीज़ बताने की चीज़ है आगाही के लिए कि लोगों को अपना लाइफस्टाइल एक तो चेंज करना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, अपनी जिस तरह अपने अंदर एक्टिवनेस को और अपनी चाल चलन और अपनी जो एक्सरसाइज है, वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। ठीक है, ठीक है। और चूँकि जो इसकी असल मेन रीज़न तो मैंने कहा ना आपको कि तमाम वो वजूहात हैं जिससे आपके दिमाग के अंदर वो केमिकल बनना कम हो जाता है, उसकी मेन रीज़न यही होती है कि आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है। और मुतवाज़िन ग़िज़ा का ना खाना, ग़िज़ा भी तो उतनी ही ज़रूरत है ना, जितनी एक्सरसाइज की ज़रूरत है उतनी ही मुतवाज़िन ग़िज़ा की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग कर रही होती हैं। क्या डिप्रेशन, टेंशन ये चीज़ें भी लेकर आती हैं आपको इस बीमारी की तरफ? हाँ जी, जो टेंशन और डिप्रेशन आपने कहा है ना, वो बेसिकली इस बीमारी का हिस्सा है। ठीक है। जो राशा की बीमारी है इसमें हम देखने में ये आता है कि मरीज में, चूँकि देखें उसकी वो लाइफ नहीं रहती, ठीक है, लाइफ एक्टिविटी वो नहीं रहती, वो अपने वो यानी जो चीज़ें, तो उसके बाद उसको डिप्रेशन का शिकार होता है। एक्सेप्टेंस कैसे की जाए या करवाई जाए एक पेशेंट को ताकि वो अपनी आगे की अच्छी तरह से गुजार सके? जी। इसमें लोगों का, अपने रिश्तेदारों का कितना हेल्प आउट या कितनी हेल्प की ज़रूरत होती है, आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आयशा। इसमें मैं आपको बताऊं कि बेसिकली तो ये सबसे अहम जो किसी भी, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा अप्रोचेज होती हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो इसमें अप्रोच यही होनी चाहिए, एक हम कहते हैं बाहर चूँकि सोशल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसको कहते हैं केयर गिवर, यानी आपके जो मरीज़ के साथ है उसको आपने बूस्ट करना है, उसको हमदर्दी उसके साथ करनी है, एक्नॉलेज करना है, उसको बताना है ताकि जो वो अच्छे तरीके से इसको समझ सके और आगे इस पे अमल करवा सके। तो जिस तरह आपने कहा ना कि यानी डिप्रेशन हो जाती है, उसके बाद यानी ये एक बीमारी तो हो गई, रेशा बीमारी हो गई, उसमें बंदा जो है बेचारा अपनी लाइफ सही तरह नहीं गुजार रहा और डिप्रेशन में जाना है, टेंशन में जाना है। मजीद जो है ये जितने ज्यादा हम टेंशन लेंगे, डिप्रेस होंगे, तो ये सारी बीमारी है ना, ये उतना ज्यादा हम पर हमला करेगी, तो मजीद ये बीमारी बढ़ती है। तो इसमें लोगों का कॉपरेट बहुत जरूरी है, फैमिली का जिसको कहते हैं ताउन उतना ही जरूरी है ताकि आपको जिंदगी की तरफ ले आए। हम इसको खत्म करेंगे तो इलाज से करेंगे, साथ साथ जो कहते हैं ना विल पावर, वो मैं आपको इसको जो हम कहते हैं ना बायो सोशियो साइकोलॉजिकल मॉडल होता है जिसमें तमाम अवामिल हुए जाते हैं। आपकी सोशल भी होता है, आपके फ्रेंड्स का रोल है पड़ा, आपके घर वालों का रोल है, आपके जो कुलीग्स हैं उनका रोल है, इन सब में आपको क्या कहते हैं, इन सब का एक रोल होता है जो कि इसकी बेहतरी की तरफ ले जाते हैं। तो हमें जो भी देखें ना, जो भी पेशेंट है, कल को कोई भी पेशेंट हमारे घर में भी हो सकता है, तो बेसिकली उसको आपने एजुकेट करना है और उनको बताना है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसमें अपने आप को मुतमईन रखें और अपनी जो इसका ट्रीटमेंट करवाएं और अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं और अपनी उसको बहाल रखें। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर सुहेल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। साथ काजल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, किसी बहाने से तशरीफ़ लाए और मुलाकात होगी आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आयशा को इजाज़त देंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।